कहानी की शुरुआत एक ऐसे दिन से होती है जब बाहर जोरों की बारिश हो रही होती है और एक अंधेरे से घर के अंदर कचरा ही कचरा बिखरा हुआ है। एक छोटी बच्ची रिपोर्टर को मर्डर की कहानी सुना रही होती है और हर सवाल का जवाब वो बड़ी काल्मली देती है। उसकी यादों के हिसाब से उस रात उसकी अल्कोहलिक मॉम ने उसे नशे में धुत होकर अपनी सेवा करवाने के बाद बुरी तरह पीटा और उस पर चिल्लाई। ये पहली बार नहीं था। लड़की को तो अपने घाव तक खुद साफ करना आता था, जैसे ये उसकी जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा हो। लड़की ने कहा कि उसके मॉम और डैड दोनों ही बेकार थे। मॉम अल्कोहलिक थी और डैड बिल्कुल लेजी, कोई काम नहीं करते थे। माँ जब ड्रंक हो जाती थी और उसे मारती थी तो वो रो रो कर डैड से मदद मांगती, लेकिन वो हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तुम्हारी माँ ड्रिंक करती है तो उसने कभी अपनी बेटी की सेफ्टी की परवाह नहीं की। लेकिन उसी रेनी नाइट को उसने अपनी पूरी थकान के बावजूद ड्रंक वाइफ को खींचकर एक तीखी लंबी सी ढलान पर खड़ा कर दिया और एक सिंपल सा गुड बाय बोलकर उसे नीचे धक्का दे दिया। लड़की ये सब अपनी आंखों से देख रही थी और डैड ने एक अजीब डरावनी सी मुस्कान दी। वो बोला, वो बस ड्रंक थी और गिर गई। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए एक नई मॉम लाऊंगा। फिर कैजुअली ये भी धमकी दे दी, अगर बात नहीं मानी तो तुम्हें भी धक्का दे दूंगा। इसके बावजूद उसने कोई डर नहीं दिखाया, न ही कोई इमोशन, बिल्कुल स्टोन कोल्ड। पापा के जाने के बाद वो अपनी मॉम के पास गई, जो ढलान के नीचे मरने के कगार पर पड़ी थी। मॉम अभी पूरी मरी नहीं थी और कमजोर आवाज में बोली, जिन, एम्बुलेंस बुला दो। लेकिन आजीन ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा और मुड़कर चली गई। साल बीत गए और आजीन बड़ी होकर एक बेहद खूबसूरत पॉपुलर एक्ट्रेस बन गई। लेकिन बचपन के ट्रॉमा ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। अब उसमें एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसे ट्रेट्स आ चुके थे। वो लोगों को बस टूल्स समझती थी। अपने फायदे के लिए वो लोगों का इस्तेमाल करती, मैनिपुलेट करती, खास तौर पर वो मर्द जिनसे उसे किसी काम की उम्मीद होती। एंजल जैसी खूबसूरत होने के बावजूद आजिन की वजह से कई लोग मारे जा चुके थे, लेकिन उसके मन में अब भी और प्लान्स थे। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, तब आजिन हाई स्कूल में थी। उसकी ब्यूटी इतनी स्ट्रांग थी कि वो अट्रैक्टिव भी लगती और थोड़ा डरावनी भी। वो क्लास के कोने में अकेली बैठती थी। बाकी स्टूडेंट्स अपने टीचर की बर्थडे पार्टी तैयार कर रहे थे, लेकिन आजिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सब लोग हैप्पी बर्थडे गा रहे थे, तभी एक मेल टीचर गुस्से में अंदर आया। उसने टीचर हुओ को एक जोर का थप्पड़ मारा और ढेर सारी फोटोज उसके ऊपर फेंक दीं। सब इकट्ठा होकर देखने लगे। फोटोज में टीचर हुओ किसी आदमी के साथ अफेयर करती दिख रही थी। ये खबर स्कूल न्यूज़पेपर तक पहुंच गई। प्रिंसिपल ने उसे खूब डांटा और उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया। टीचर शॉक में लड़खड़ाती हुई बाहर निकली और गिरने ही वाली थी कि अजिन अचानक उसकी मदद करने पहुंची। लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर पूछा, आपको मेरा गिफ्ट पसंद आया? टीचर डर के मारे भाग गई। फिर कहानी में संग ही की एंट्री होती है, स्कूल की दूसरी टॉप स्टूडेंट। पूरी कोशिश करने के बाद भी उसे हमेशा सेकंड रैंक मिलती थी, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर हमेशा आजिन होती थी। संगी को शक हुआ कि आजिन और टीचर्स की सीक्रेट मीटिंग्स उसकी रैंकिंग बढ़ा रही हैं। वो आजिन से दोस्ती करने की कोशिश करती, लेकिन उसकी क्रीपी मुस्कान देखकर कांप जाती। जब उसने आजिन से सीधे पूछना चाहा, तो आजिन ने अपनी असली स्केरी नेचर दिखा दिया। टीचर्स के सामने वो स्वीट गर्ल, लेकिन संग ही के सामने वो पूरी विलन थी। पहला रैंक छीनने के अलावा वो संग ही को हर चीज में परेशान करती। गुस्से में संग ही ने अपनी रिच मॉम को सब बताया। पता चला संग ही और उसकी मॉम तो पहले ही पैसे दे देकर टीचर्स को खरीद रहे थे, लेकिन फिर भी आजिन अनबीटेबल थी। असल में संग ही भी कोई सेंट नहीं थी। वो भी पैसे और स्टेटस का इस्तेमाल करती और स्कूल पर दबाव बनाकर आजिन को परेशान करती रहती। इस बीच उसे पता चला कि जूनसियो, जिस पर संग ही का क्रश था, वो तो आजिन के चाम में पहले ही फंस चुका था। स्कूल के बाद वो सीधे आजिन के घर जाता। वो अकेली रहती थी और दोनों ऑलमोस्ट लवर्स की तरह बिहेव करते। संग ही का भेजा हुआ लव लेटर देखकर आजिन उसे इंसल्ट करने की प्लानिंग करने लगी। पब्लिक स्पीकिंग इवेंट में जूनसियो ने सुंग ही को छोड़कर आजिन को स्पॉट दे दिया। गुस्से में सुंग ही ने टीचर पर दबाव डालकर वो स्पॉट वापस लिया, लेकिन आजिन उससे कई कदम आगे थी। उसने लव लेटर पर खुद ही एक इंसल्टिंग रिजेक्शन लिख दिया, नो वन लाइक्स यू,
यूर अनोइंग, ज्यादा हवा मत खाओ। और ऊपर से पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन भी कैंसिल हो गया क्योंकि किसी ने अनोनिमस टिप दी थी और सबको पता था कि ये आज इनका काम था। संघी बुरी तरह फ्रस्ट्रेट थी। वो बाथरूम में अपनी मॉम को कॉल कर रही थी जब आजिन ने दरवाजा खोलकर सारी बातें सुन लीं। संघी ने एटीट्यूड में कहा कि आजिन को मिलने वाले सारे सब्सिडीज उसके डैड के टैक्सेस से आते हैं। वो आजिन को ऑर्फन बोलकर चिढ़ा रही थी, लेकिन आजिन बस मुस्कुराती रही। वो क्रीपी मुस्कान संघी का गुस्सा और बढ़ा देती थी। संघी ने लव लेटर उठाकर आजिन की नोटबुक की हैंडराइटिंग से कंपेयर किया। दोनों बिल्कुल सेम थे। तब उसे समझ आया कि आजिन ने बहुत पहले उसका क्रश उससे छीन लिया था। गुस्से में उसने बाथरूम में पानी का पूरा बकेट आजिन पर फेंक दिया। भीगी हुई आजिन जब क्लास में गई, जून सीओ तुरंत अपनी जैकेट देने खड़ा हो गया। वो उसे नर्स रूम तक लेकर गया, जहां आजिन ने पूरी तरह कमजोर लड़की होने का नाटक किया। फिर आता है जेहू, एक नोटोरियस डिलिंक्वेंट। वो क्लास में भी फोन पर डेट्स कलेक्ट करता था। अजिन ने उसे चोरी करते पकड़ लिया था, लेकिन रिपोर्ट करने की बजाय वो उससे दोस्ती करने लगी। वो उसे अपने प्लान्स के लिए मैनिपुलेट करना चाहती थी। जेहू भी सुनता जाता, अजिन की बातें उसे बांध लेती। एक दिन उसका फोन गिर गया और सब उसकी इलीगल एक्टिविटीज जान गए। ये बात आजिन तक भी पहुंच गई। वो स्कूल के एक छुपे हुए कोने में गई। जेहू वहीं उसका इंतजार कर रहा था। वो उसकी लॉयल्टी को लेकर सफाई दे रहा था कि वो उसका सीक्रेट नहीं खोलेगा। तभी आजिन ने अचानक उसे कसकर हग कर लिया, उसका पूरा फायदा उठाने के लिए। वो जानती थी कि जेहू के डैड उसे मारते हैं, इसलिए वो उसे उकसाने लगी। अपने डैड का सामना करो, तभी आजाद हो पाओगे। लेकिन जेहू ने मना कर दिया। वो थग था, लेकिन दिल से साफ। उनकी ये प्राइवेट बात संघी पीछे से सुन रही थी और मुस्कुराते हुए सोच रही थी कि अब उसके पास आजिन के खिलाफ एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ऊपर की मंजिल से जून सियो भी संघी को सुनते हुए देख रहा था। इसके बाद कैफेटेरिया में संघी ने आजिन की प्लेट पर दूध फेंक दिया। क्राउडेड जगह होने के कारण आजिन कुछ नहीं कर सकी। वो उठकर बाहर गई और संघी पीछे पीछे आ गई। तभी आजिन का फोन बजा। ये संघी की कॉल थी, जो उसने जेहू के फोन से की थी। संघी को अब पूरा भरोसा था कि जेहू का असली बॉस आजिन ही है। लेकिन तभी जून सीओ ने संघी को प्राइवेट में बात करने बुलाया, यानी उसने आजिन को बचा लिया। उसने संघी को अपने फीलिंग्स कन्फेस किए। ये सब एक बड़ा प्लान लगता था। प्यार में अंधी संघी को कुछ शक नहीं हुआ। जून सीओ बोला, तुम जानती हो मैं और आजिन पुराने दोस्त हैं। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो डेटिंग के बाद आजिन को तंग मत करना। संघी खुशी में सब कुछ मान गई। उधर आजिन ने बस एक लाइन बोली, आई नीड यू राइट अब, और जेहू दौड़कर उसके पास आ गया। फिर से वही मैनिपुलेशन। लेकिन अगर मैनिपुलेटर आजिन हो तो हर कोई उसके जाल में फंस ही जाता है। आजिन के बस कुछ आंसू ही काफी थे कि जेहू उसके लिए कुछ भी कर दे। सब कुछ आजिन की प्लानिंग के अंदर था। अगले दिन संघी के लॉकर खोलते समय उसके पास जाकर आजिन ने पासवर्ड झांक कर देख लिया और तुरंत जेहू को एक शेडी प्लान करने के लिए टेक्स्ट भेज दिया। उसके बाद जिम क्लास के दौरान जुन सीओ ने संघी को बीमार होने का नाटक करने के लिए फुसलाया ताकि वो क्लास छोड़कर उसके साथ अकेले टाइम बिताए। हैंडसम लड़के को पाने का चांस समझकर संघी तुरंत मान गई और स्टमचेज का बहाना करके टीचर से छुट्टी लेकर जून सीओ के पीछे चली गई। उसी समय आजिन ने आर्ट टीचर को अपने पीछे आने के लिए ट्रैप किया। उसने हाथ कांपने का एक्ट किया ताकि टीचर उसका हाथ पकड़े और फिर प्यार जैसी वेग बातें की। ठीक उसी समय संघी ऊपर क्लासरूम पहुंची और आजिन की पूरी बात सुन ली। लेकिन असल में आजिन बस वेग तरीके से बोल रही थी। उसका टीचर के साथ कुछ भी नहीं था। उसे पता था कि संघी बाहर खड़ी है, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा कहा। जिम क्लास खत्म होने पर सब वापस क्लास में आए और संघी को वहां खाली नजर से बैठे देखा। लेकिन सबके बैग्स खुले पड़े थे और क्लास फंड की रकम भी मिसिंग थी। इसलिए सबसे पहले शक संघी पर गया, क्योंकि क्लास में अकेली वही थी जबकि बाकी सब जिम में थे। उसने दलील दी कि क्लासरूम लॉक्ड नहीं था, लेकिन तभी कीबॉय ने कहा कि उसने डोर लॉक किया था। थोड़ी देर पहले ही जुन सीओ जानबूझकर उसी लड़के को उकसा चुका था, कहते हुए, अगर क्लास सच में लूट हो गई ना तो ये तुम्हारी गलती होगी कि तुमने लॉक नहीं किया।
उस बात से डरकर वो लड़का सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाया और पूरा शक संघी पर जम गया। गुस्से में संघी खड़ी हुई और बोली कि वो चोरी नहीं कर सकती। पूरे यकीन से कहा कि चाहे कोई भी उसकी चीजें चेक कर ले, कुछ नहीं मिलेगा। उसने अपना बैग खाली करके सबके सामने फेंक दिया। तभी जेहू ने आग में घी डालते हुए कहा कि उसके लॉकर को भी चेक करना चाहिए क्योंकि वो लॉक्ड है। संघी बहस करने आई, लेकिन जेहू ने उसकी बात सुने बिना लॉकर पर जोरदार किक मारी और लॉक तोड़ दिया। अंदर से उसका चुराया हुआ फोन, क्लास प्रेसिडेंट की पुरानी चोरी हुई चीजें और शॉकिंगली क्लास फंड का एनवेलोप भी मिला। सबकी आंखों के सामने तो कोई बचाव नहीं था। पीछे खड़ी अजिन ने ताना मारा, रो मत, अभी खत्म नहीं हुआ, जिससे संघी और भड़क गई। उसने चिल्लाकर कहा कि सबकी मास्टरमाइंड अजिन है और जेहू से उसके चैट मैसेजेस इसका सबूत हैं। लेकिन किसी ने नहीं माना क्योंकि जेहू ने वो सारे मैसेजेस पहले ही डिलीट कर दिए थे। असल में वही फोन और पैसे अजिन के कहने पर उसने संघी के लॉकर में रखे थे और जिस भी एविडेंस को संघी ने देखा था वो सब अजिन ने जानबूझकर उसे दिखाया था। आवाज सुनकर टीचर्स आ गए और संघी ने अजिन पर टीचर के साथ ट्रू लव वाली बात का एक्यूजेशन लगाया। लेकिन टीचर ने समझाया कि ट्रू लव काउंसलिंग सेंटर का नाम है, कोई रोमांस नहीं। अब सबको लगा संघी पागल हो गई है। उसकी बात किसी ने नहीं मानी। बेबस होकर वो जून सेओ के पास हेल्प के लिए पहुंची। वो सबको कह रही थी कि वो क्लास जून सेओ का इंतजार करने आई थी, लेकिन जून सेओ ने तुरंत टेस्टिमोनी दी कि वो पूरे जिम क्लास के दौरान सिर्फ फील्ड पर था। करीब झुककर उसने सूंघी के कान में फुसफुसाया, मैंने वार्निंग दी थी कि अजिन से पंगा मत लेना। अब सूंघी को समझ आया कि शुरुआत से ही वो अजिन के इशारों पर नाच रही थी। उसके जीतने का कोई रास्ता नहीं था। बाद में ये मामला इंटरनेट पर फैल गया। संघी और उसके फादर की रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल गई। स्कूल पर ऑनलाइन अटैक हुआ तो उन्हें मजबूर होकर संघी को सस्पेंड करना पड़ा। गेट पर पहुंचकर संघी नम खड़ी थी और वहां अजिन उसका इंतजार कर रही थी। तभी उसे वास्तव में समझ आया कि अजिन का असली चेहरा कितना स्कैरी है, क्योंकि बचपन से ही अजिन ने अपने पहले कई एक्स साफ कर दिए थे। संघी भी उन्हीं में से एक थी। अब अजिन घर में अपनी मदर की एशेज से हंसते हुए बातें कर रही थी। वो स्कूल के सारे किस्से, फ्रेंड्स के बारे में, टीचर्स के बारे में बताकर खुशी से हंस रही थी। असल में दुनिया के सामने अजिन जो भी दिखाती थी सब फेक था। वो इतनी सफाई से झूठ बोलती थी कि हर कोई यकीन कर लेता था। शुरू से ही अजिन ने कुछ भी किए बिना किसी भी हद तक जाकर सब कुछ हासिल किया। मैं सब पर चढ़कर ऊपर जाऊंगी, तू बस नीचे से देख लेना ताकि तेरी डेथ वेस्ट न लगे। असलियत ये थी, अजीन के हेटफुल फादर ने किसी दूसरी औरत की वजह से अपनी वाइफ को सीढ़ियों से धक्का देकर मार डाला था। फ्यूनरल में वो फेक टीयर्स बहा रहा था और फिर तुरंत एक रिच वुमन पर लाइन मार रहा था। अजीन को मजबूरी में अपने फादर और नई स्टेपमदर के साथ रहना पड़ा और शॉकिंगली उस स्टेपमदर का सन था जुनसेओ। और डिस्गस्टिंग बात यह थी कि फादर और स्टेपमदर अजिन का वीडियो बनाकर डर्टी पैसा कमाने की प्लानिंग कर रहे थे और फिर उसे ऑर्फनेज भेज देना चाहते थे। अजिन ने चाइल्डहुड में ही ये सब सुन लिया था, इसलिए वो अपने उस यूजलेस फादर से नफरत करती थी। इधर संग ही गुस्से में स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी एक डर्टी मैसी हेयर्ड मैन से टकराई जिसने फोन पर कहा वो अजिन का फादर है। उधर अजिन को उसके फ्रेंड ने बताया कि उसका फादर स्कूल में केओस कर रहा है, लोगों के बीच उसका नाम चिल्ला रहा है। उसकी अगली हालत देखकर सब हैरान थे कि परफेक्ट स्टूडेंट का फादर ऐसा कैसे हो सकता है। जुनसियो भी पहुंचा और उसे बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो मान नहीं रहा था जब तक जुनसियो उसे पैसे देने की बात नहीं कर देता। अजिन दूर से ये सब देखकर शर्म से रोती हुई मुड़ गई। असल में वो आया था सिर्फ पैसे मांगने और अपनी डॉटर से कोई मतलब नहीं था। पैसे देकर जुनसियो ने उसे थ्रेटन किया कि कभी स्कूल या अजिन के सामने मत आना, लेकिन फादर ने बदतमीजी से कहा कि लीगली अजिन उसकी डॉटर है और वो चाहे तो उसे थिएटर में बेच भी देगा अगर बाकी पैसे न मिले। उसने अजिन और जुनसियो के रिलेशनशिप पर भी ताना मारा। ये सुनकर जुनसियो की आंखें लाल हो गईं। वो गुस्से में चला गया, लेकिन उसे पहले ही पता था कि अजिन ये सब देख रही है। उसने जुनसियो के सिर पर किस किया और पैसे लेकर डर्टी सी मुस्कुराहट के साथ चला गया।
अकेली बैठी आजिन अपने फादर की वजह से फिर से टूट गई थी। तभी एक ओल्डर वुमन आई जो खुद को एंटरटेनमेंट कंपनी की डायरेक्टर बताती है और आजिन को एक्ट्रेस बनाना चाहती है, लेकिन आजिन के पास सोचने की ताकत नहीं बची थी। वो मना करके चली गई। दूसरी तरफ जेहू घर पहुंचा और अपने फादर को अपने छोटे भाई को नाइफ से मारने की कोशिश करते देख टूट गया। उसका फादर मेंटल हो चुका था, सोच रहा था कि उसके बच्चे पर डीमन चढ़ गया है और वो उसे सेव करेगा। जेहू ने उसके सामने खुद को मारने की रिक्वेस्ट की, लेकिन धक्का मुक्की में दोनों गिर पड़े और नाइफ उसके फादर के दिल में धंस गया और उसकी वहीं डेथ हो गई। जेहू फूट फूट कर रोया, अपने छोटे भाई को हेल्पलेस देखते हुए। वो दोनों एक दूसरे को खाली आंखों से देख रहे थे। उधर आजिन के पास जुनसियो आया उसे कंफर्ट देने, लेकिन आजिन की आंखें खून से भरी थीं, क्योंकि उसके लिए अपने उस ईविल फादर को फिर देखना चाइल्डहुड के सभी डार्क मेमोरीज वापस ले आया था। जुनसियो ने पूछा कि संघी को कैसे पता चला कि वो उसका फादर है, तो आजिन ने कोल्ड वॉइस में कहा, उस बिच का काम तमाम कर दिया। उसी समय संघी को उसकी क्लासमेट्स बीट कर रही थीं, क्योंकि उसकी नोटबुक में सबके फैमिलीज के बारे में बुराई लिखी मिली थी। उसने मिडिल स्कूल में जो किया था उसकी पनिशमेंट अब मिल रही थी। वहीं जेहू अपने भाई को दोस्त के घर सेफली छोड़कर रिग्रेट में टूट गया, कहते हुए कि उसका भाई उसे अपने पिता को मारते हुए देख बैठा। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ मत करना, मैं अपने गुनाह की कीमत जरूर चुकाऊंगा। जेहू ने फोन उठाया और एक आखिरी बार आजिन को कॉल किया। पूरी कहानी बताने के बाद जेहू ने तय कर लिया कि वो पुलिस स्टेशन जाकर खुद कन्फेस करेगा। आजिन ने उसे सलाह दी कि वो खुद को विक्टिम की तरह दिखाए, रोए, डरे, क्योंकि शायद पुलिस के सामने ये चीजें काम आ जाएं। लेकिन जेहू बस हंस दिया, क्योंकि वो हमेशा से सीधा सच्चा इंसान था और अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला। इतनी बड़ी प्रॉब्लम में भी उसने फेक बनने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि सीधा कानून का सामना करने का फैसला किया। अजिन बस उसे एनकरेज कर पाई और बोली, अगर तुम जेल भी गए तो भी इस जिंदगी की बेड़ियों से तो आजाद हो जाओगे, ये इनडायरेक्टली समझाते हुए कि उनकी कहानी कहीं ना कहीं एक जैसी है। लेकिन सलाह देने वाली वही आजिन खुद उन बेड़ियों में फंसी हुई थी। उसकी बातों से हिम्मत पाकर जेहू फाइनली कानून के सामने कन्फेस करने चला गया। दूसरी तरफ संघी, जो आजिन को धमकाने आई थी लेकिन फेल हो गई, अब शांतिपूर्वक रहने के लिए एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होने को मजबूर थी। आजिन ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और वहीं लॉ स्कूल ज्वाइन कर लिया, जिसे वो हमेशा से चाहती थी। जेहू को लॉ ने नरमी दिखाई, क्योंकि ये मामला सेल्फ डिफेंस का था, तो उसे सिर्फ 3 से 5 साल की सजा हुई। सब कुछ अब नॉर्मल लगता था, लेकिन वो मिजरेबल डैड, जिसने बाकी बचा पैसा भी गैम्बलिंग में उड़ा दिया था, अब बिल्कुल कंगाल था। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की खबर सुनते ही उसे अचानक अपनी बेटी याद आ गई और वो फिर से शेमलेसली पैसे मांगने आ गया। लेकिन जुनसियो अब यूनिवर्सिटी में था, इसलिए वो आजीन का खर्चा नहीं उठा सकता था। वो अपने दादा के पास पैसे लेने गया, बहुत सिंसेरिटी से बात की और ज्यादा इंटरेस्ट देने का वादा किया। दादा पैसे देने को मान गए, लेकिन एक कंडीशन पर। उन्हें पैसों की रिपेमेंट नहीं चाहिए थी, बल्कि जुनसियो को हर महीने उनके साथ मेडिकल अपॉइंटमेंट्स पर जाना होगा। उधर वो मिजरेबल डैड दोनों से कांटेक्ट टूटने के बाद सीधे अपनी एक्स वाइफ के पास पहुंचा, सिर्फ जुनसियो का एड्रेस जानने के लिए। उसने जुनसियो को हार्म करने की धमकी दी, जिससे लड़ाई हुई और आखिरकार वो आजीन का एड्रेस ले ही आया। उसी टाइम आजीन एक रेस्टोरेंट में अकेली जुनसियो का इंतजार कर रही थी। जुनसियो आया तो बहुत खुश था और बोला कि उसने आजीन के लिए स्कॉलरशिप अरेंज कर ली है, लेकिन आजीन समझ गई कि ये झूठ था। तुरंत जुनसियो उसे मोटिवेट करने लगा कि वो बस स्टडीज पर ध्यान दे, बाकी सब वो संभाल लेगा। ये सुनकर आजिन हंस पड़ी। घर पहुंचते ही जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर उसका मिसरेबल डैड बैठा मिला। कब से इंतजार कर रहा था पता नहीं। आजिन ने फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुरंत फोन छीनकर फेंक दिया। उसका एक ही टारगेट था, पैसा। वो आजिन की जेबें टटोलने आगे बढ़ा और आजिन ने उसे धक्का दे दिया। धक्का लगते ही वो बुरी तरह बौखला गया और पूरी ताकत से आजिन को मारने लगा, जिससे वो हेल्पलेस होकर जमीन पर गिर गई। जुनसियो ने जो अब भी उसे पैसे दिए थे, वो बैग भी उसने उठा लिया और जाते जाते कुछ और लातें मारकर हंसते हुए निकल गया। आजिन वहीं पड़ी रोती रही, देखती रही कि कैसे उसके लॉ स्कूल के पैसे एक मिजरेबल इंसान चुरा कर ले गया। रोते रोते उसे बचपन की याद आई,
जब वो और जूनसियो पहली बार नए घर में आए थे। जूनसियो बीमार रहता था और उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ आजिन से हेल्प मांगता था क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। छोटी आजिन बहुत समझदार थी और उसने उसकी देखभाल की। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। जुनसियो ने उसे एक फैमिली फोटो भी दिखाई। वो फोटो देखकर आजिन वन को अचानक कुछ समझ आया और अगले दिन जब जुनसियो हॉस्पिटल गया, आजिन उसकी स्टेपमदर के रूम में गई और कैजुअली बोली कि फैमिली फोटो में दिख रहा आदमी जुनसियो का असली पिता नहीं बल्कि घर का ड्राइवर है। उसने स्टेपमदर को थ्रेटन किया क्योंकि वो जानती थी कि ये सीक्रेट बाहर आया तो उसकी सारी लग्जरी चली जाएगी। आजिन ने बस हल्का सा कहा, उसे ऑर्फनेज भेजने का आइडिया छोड़ दो और उसके लिए कुछ कपड़े खरीद दो। लग रहा था सब सेटल हो जाएगा, पर नहीं। आजिन ने डैड और स्टेपमदर की क्रूल नेचर को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उसी रात उन्होंने फैसला किया कि आजिन को घर से हमेशा के लिए हटा देंगे। कहाँ भेजते, किस हेल में, किसे पता। लेकिन आजिन स्मार्ट थी। स्टेपमदर के चेहरे देखकर उसे कुछ अंदाजा हो गया। भागते हुए उसने जोर से जूनसियो को आवाज लगाई। यही आवाज जूनसियो की लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा बन गई। उसने अपनी माँ को आजीन को पानी में डुबोते हुए देखा था। वो सीन सालों तक उसे हॉन्टेड करता रहा। स्टेप मदर कुछ देर शॉक में थी। तभी आजीन तुरंत जूनसियो को पकड़कर भाग गई। वो खिड़की पर चढ़ गई ताकि जूनसियो पुलिस को कॉल कर सके। स्टेप मदर पीछे आ गई और चिल्लाने लगी कि मत कूदो। लेकिन आजिन ने देखा था कि उसकी खुद की माँ इसी हाइट से गिरी थी और बच गई थी, तो उसने जोर से कहा, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी, मैं अपनी माँ जैसी ही लकी हूँ। ये बोलकर आजिन ने आंखें बंद कीं और कूद गई। खुशकिस्मती से उसे चोट नहीं आई और शायद पुलिस भी टाइम पर आ गई, इसलिए वो दोनों मिजरेबल लोग अब उसे कुछ नहीं कर पाए। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और जूनसियो हमेशा उसके पास बैठा उसके जागने का इंतजार करता था। उस समय उसे फाइनली समझ आया कि आजीन की स्टोरी में जो कैरेक्टर एक्स था वो उसकी माँ ही थी। अब उसे आजिन पर पूरा भरोसा था और अपनी माँ के लिए उसके दिल में जरा सा भी प्यार नहीं बचा था। प्रेजेंट में आजिन फिर हॉस्पिटल बेड पर पड़ी थी और जूनसियो उसकी देखभाल कर रहा था। जैसे ही वो जागी, डर गई, 3 दिन से बेहोश थी। वो तुरंत यूनिवर्सिटी को कॉल करने लगी, लेकिन डेडलाइन निकल चुकी थी। अब लॉ स्कूल में एडमिशन का कोई मौका नहीं बचा था। वो शॉक में थी, लेकिन फिर भी हाई स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी में दोस्तों के साथ गई। सब खुश थे, बस वो मुस्कुरा नहीं पा रही थी। इतनी मेहनत के बाद उसका फ्यूचर उसके मिजरेबल डैड ने छीन लिया था। जुनसेओ उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसकी मॉम भी उसे कंग्रेचुलेट करते हुए बस ये पूछ रही थी कि दादा ने कोई गिफ्ट दिया या नहीं। तभी उसने आजिन को जाते देखा और वो उसके पीछे व्हाइट स्नो में भाग पड़ा। जब आजिन को लगा कि उसका फ्यूचर खत्म हो गया है, उसी टाइम उसने देखा कि एक आदमी सड़क पर एक थीफ को पकड़ रहा है। अगर उस टाइम मैं उस आदमी से नहीं मिलती तो उसकी लाइफ कुछ और ही होती। वो और जूनसेओ खामोशी से जेहू को थग पकड़ते देखते रहे। उसका हीरोइक अंदाज देखकर आजिन को अंदर ही अंदर अच्छा लगा। कन्वीनियंटली उसे जेहू से अकेले में बात करनी थी और जॉब भी पूछनी थी। इसी टाइम जुनसियो के दिमाग में एक डाउट आया, क्या अजिन और जेहू की मीटिंग सच में रैंडम थी या पहले से प्लान की हुई? बात खत्म करके अजिन वापस उसके पास आई और बोली कि अब वो काम करेगी और अपने डैड से नहीं डरेगी। उसे पैसे दे दिया करेगी ताकि वो परेशान न करे। ये सुनकर जुनसियो बहुत डर गया। घर पहुंचकर उसने कहा कि वो घर छोड़कर जा रहा है। उसकी मॉम शॉक में रह गई और उसके पीछे भागी, बहुत सवाल पूछे, लेकिन इसी चक्कर में माँ बेटे के बीच की लड़ाई सबसे डेंजरस पॉइंट पर पहुंच गई। जूनसेओ ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और घर छोड़ दिया। मॉम जमीन पर गिरकर रोती रही और बड़बड़ाई, सब उस डायन की वजह से है, तू डेविल है। अजीन के जेहू की शॉप में पहले दिन अच्छे निकले। उसकी ब्यूटी की वजह से काफी लोग अटेंशन दे रहे थे। 2 लड़के आए, थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश की, लेकिन आजीन ने इग्नोर कर दिया और दोनों एम्बैरेस्ड हो गए। उसकी फोटोज ऑनलाइन फैल गईं और लोग उसकी ब्यूटी की बहुत तारीफ करने लगे। और इसी तरह एक परवर्ट का ध्यान भी उस पर गया जो उसकी तस्वीरें लेकर गंदी हरकतें करता था। उस रात जब सब शॉप बंद करने की तैयारी कर रहे थे, वो परवर्ट अचानक आ गया और कॉलीग जाशिक से पूछा कि क्या आजिन घर चली गई है। वो उससे पर्सनली मिलना चाहता था, लेकिन शॉप बंद थी तो उसे बाहर निकाल दिया गया। इससे वो बहुत इरिटेटेड हो गया
और आजिन का पीछा करने लगा। डार्क स्ट्रीट देखकर वो उसके पास भागा, कुछ गलत करने की कोशिश में, लेकिन आजिन ने जोरदार जवाब दिया। उधर जुनसेओ अपने दादा से मिलकर आजिन को ढूंढने निकला, लेकिन उसे उसकी बैग सड़क पर पड़ी मिली, जिसे देखकर उसे समझ आ गया कि कुछ हुआ है। उसी टाइम आजिन सामने आई और परवर्ट की धुनाई करती रही। वो दया की भीख मांग रहा था। आजिन चिल्लाई, तू लेट क्यों आया? तुझे पता है क्या होने वाला था मेरे साथ? फिर उसने पूछा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? जुनसियो ने कोल्ड फेस के साथ कहा, सब कुछ, बस किसी को मारने को मत कहना। ये सुनकर आजिन थोड़ा शांत हुई और वहां से चली गई, पूरी गड़बड़ जुनसियो पर छोड़कर। जुनसियो बैठकर कामली उस परवर्ट से बोला, अगर तू वादा करे कि आज जो भी हुआ उसके बारे में किसी को एक शब्द नहीं बोलेगा, मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दूंगा। ये डील बड़े आराम से मान ली गई और उसी पल उस घटिया आदमी की जान बच गई। अगर आज जुनसियो टाइम पर न आता तो शायद आजिन ने उसको घास की तरह कूटकर खत्म कर दिया होता। उस मानसिक झटके के बाद आजिन घर लौटी और अपने घटिया डैड की फोन कॉल सुन ली। उसके लिए आजिन पैसा कमाने का एक टूल से ज्यादा कुछ नहीं थी और अब वो उसे बेचकर अपने लिए और फायदा कमाना चाहता था। आजिन की अपने डैड के लिए नफरत अब खत्म नहीं, चरम पर पहुंच चुकी थी। वो चुपचाप उसके पीछे खड़ी होकर कुछ करने की सोच ही रही थी कि अचानक वो पकड़ ली गई। उसने आजिन की गर्दन पकड़कर दबाई और गुर्राकर बोला, तू कितनी भी नफरत कर ले, डैड हूं मैं, इज्जत रखना सीख, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। डरा कर वो चला गया और आजिन वहीं खड़ी कांपती हुई रोते रोते पागलों की तरह हंसने लगी, एक ऐसी मुस्कान जो खुशी नहीं बल्कि टूटे हुए दर्द से भरी थी। जुनसेओ ये सब देख चुका था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आजिन के मिजरेबल डैड के सामने वो कुछ कर भी नहीं पाया। उस आदमी ने जाते जाते कहा, मैं कई सालों तक इसके साथ रहा हूं, दूर ही रहना, ये लड़की नॉर्मल नहीं है। लेकिन जुनसियो ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो दौड़कर आजिन के पास पहुंचा और उसे कसकर बाहों में भर लिया। आजिन, मुझे करने दो, मैं संभाल लूंगा। ये सुनते ही उसकी आंखों के कोनों में बेबस आंसू खड़े हो गए। अगली सुबह जब आजिन कॉफी शॉप में काम पर पहुंची तो मालिक ने उसके गले पर पड़े नीले निशान देखकर पूछा, अगर कोई मुश्किल है तो बता दो, अकेली मत झेलो। ये कहकर मालिक ने अपने फाइटिंग स्किल्स दिखाए और बोला, कभी भी कॉल कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर कल की सारी बुरी घटनाओं के बाद आजिन के चेहरे पर पहली बार हल्की सी खुशी आई। इस समय जुनसियो चुपचाप अजीन के उस मिजरेबल डैड के पीछे लगा हुआ था। अजीन ने जिस ऑफिस वर्कर की कहानी सुनाई थी, असल में वो एक बीमार आदमी निकल आया जो महिलाओं की चोरी छिपे वीडियो बनाता था। उसकी सारी गंदी हरकतें जुनसियो ने कैमरे में कैद कर लीं। सच पता चलते ही वो आदमी डर कर भागा, लेकिन जुनसियो उसके पीछे लग गया, साथ ही पुलिस को भी कॉल कर दिया। थोड़ी देर भाग दौड़ और धक्का मुक्की के बाद आखिरकार वो पकड़ा गया। जुनसियो ने गुस्से में एक बड़ा सा पत्थर उठाया, जैसे आजीन के लिए आज ही उसे खत्म कर देगा, लेकिन आखिर में वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। पुलिस आ गई और दोनों, जुनसियो और आजिन के डैड, थाने ले जाए गए। थाने में जांच के बाद पता चला कि दोनों कभी सौतेले ब्रदर थे। तलाक के बाद जुनसियो हमेशा आजिन के पास रहा था और जब डैड ने इसका विरोध किया तो उसे धमकाया गया और झूठा केस डाल दिया गया। लेकिन इस बार अजिन अपने उस घटिया पिता के साथ खड़ी हो गई। हैरानी और सदमे में जुनसियो उठा और बोला, मैं सब साबित कर दूंगा, मेरे पास सबूत है। लेकिन जब मोबाइल दिखाने का समय आया, वो गायब था, क्योंकि जब पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी उसका फोन जमीन पर गिरा था और आजिन ने चुपचाप वीडियो डिलीट कर दी थी। उस पल से जुनसियो की हर बात बेकार हो गई। उसे सीधे लॉकअप में डाल दिया गया और आजिन का डैड हंसता हुआ बाहर निकल गया। पूछताछ खत्म होने के बाद बाप बेटी कंधे से कंधा मिलाए थाने से बाहर आए। जैसे ही उसका डैड दूर गया, आजिन पीछे मुड़कर जुनसियो को देखने गई। वो बहुत बुरी हालत में था। आजिन ने कहा, तुम्हारा प्लान काम नहीं करेगा, अगर वो जेल भी गया तो कुछ साल में वापस आ जाएगा, यूं बेकार मत बनो, तुम उससे जीत नहीं सकते। उसने तो यहां तक कह दिया कि अगर जुनसियो चाहता तो कल ही उस ईंट से उसका सिर फोड़ सकता था। थाने से लौटते हुए अजिन को मालिक के शब्द याद आए और उसके दिमाग ने एक नया खतरनाक आइडिया बना लिया। अगली सुबह जब वो काम पर पहुंची तो सब लोग उसके लिए चिंतित थे। मालिक को भी कुछ गड़बड़ लगा तो उसने कहा
कि आज रात वो खुद अजिन को घर छोड़ेगा। रात को कार में बैठते हुए उसने अजिन को एक पेपर स्प्रे दिया। अपनी सिक्योरिटी के लिए रख लो। अजिन ने धीरे से पूछा, क्या कभी पछतावा होता है दूसरों के लिए इतनी कुर्बानी करना बिना किसी फायदे के? मालिक मुस्कुराया, जो भी किया खुद चुना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। अजीन ने हल्की सी चालाक मुस्कान दी, जैसे उसके दिमाग में मालिक को भी इस्तेमाल करने का नया तरीका बन चुका हो। दोनों घर पहुंचे और मालिक को आजिन का घर देखकर सच में डर लगने लगा। उसने कहा, चाहे किराया मैं भरूं, तुम दूसरा कमरा ले लो। पर आजिन के पास पैसे ही नहीं थे। जैसे ही वो घर में दाखिल होने लगी, एक डिब्बा गिरा और उसके अंदर से एक डरावना वार्निंग नोट निकला। उसी समय कल वाला परवर्ट दिखाई दिया और भाग खड़ा हुआ। मालिक तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। अजिन वहीं खड़ी ठंडी निगाहों से दोनों को भागते देख रही थी, जैसे ये सब उसी की प्लान का हिस्सा हो। मालिक को विदा करके अजिन अपने रूम में गई और अगली चाल के बारे में सोचने लगी। उसने जानबूझकर रूम में एक नकली लड़ाई जैसा सीन तैयार किया, सब कुछ उलट पुलट कर दिया। फिर डैड को मैसेज किया, आज रात 8 बजे पैसे ले जाना। अगले दिन जब वो काम पर लौटी तो मालिक ने पूछा, कल रात कुछ और हुआ? अजिन ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, नहीं, डर लगी थी तो फ्रेंड के घर सो गई। सुबह जब घर आई तो लगा किसी ने रूम में घुसकर सब बिखेर दिया है। मालिक को और भी डर लगा और कहा, आज तुम मेरे घर चलो, मैं बाहर सो जाऊंगा, बस तुम सेफ रहो। तभी जोशिक आया और बताने लगा कि उसने कल उस परवर्ट को किसी के साथ देखा था। लेकिन आजिन ने तुरंत बात काट दी ताकि उसे रूम से बाहर भेज सके। शाम को तेज बारिश हो रही थी और मालिक ने आजिन के लिए कार बुक कर दी। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठी, उसने ड्राइवर को सीधे अपने घर ले चलने को कहा। मालिक को एक मैसेज भेजा, थोड़ा डर बढ़ाने के लिए। घर पहुंचते ही डैड वहां मौजूद था। बहुत भूखा था, इसलिए सीधे बोला, पैसे दे और मैं चला जाऊंगा। पर आजिन ने उसे रोका और मीठे शब्दों में उसे बीनी पहनाने में कामयाब हो गई। अब वो पूरी तरह कल वाले परवर्ट जैसा दिख रहा था जिसे मालिक ने पकड़ा था। उसकी प्लान का आधा हिस्सा पूरा हो चुका था। आजिन ने पैसे निकालकर दिखाए। मोटी गड्डी देखकर उसकी आंखें चमक गईं और वो पागलों की तरह हंसने लगा। आजिन ने सीधी आंखों में देखते हुए कहा, तुम सोचते हो मैं ये पैसे दे दूंगी? जानती हूं तुम पैसे लेकर गायब हो जाओगे, लेकिन आज मुझे एक डैड चाहिए। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ये सुनते ही उसने आजिन के मुंह पर सीधा मुक्का मारा और वो जमीन पर लुढ़क गई। पर इसी बीच आजिन ने मालिक को कॉल लगा दी ताकि वो सब सुन सके। मालिक अब और सह नहीं पाया और सीधा गाड़ी लेकर दौड़ा। आजिन ने ठीक ठीक वही समय निकाला जितना उसे पहुंचने में लगेगा। जैसे ही वो अंदर आया, डैड और मालिक में हाथापाई शुरू हो गई। लड़ाई के बीच आजिन ने अपने डैड को जोर से काट लिया और उसकी हालत बिगड़ गई। कुछ ही पलों में वो जमीन पर पड़ा आखिरी सांसें गिन रहा था और आजिन से मदद की भीख मांग रहा था। आजिन ठंडे चेहरे से बोली, काश तू जल्दी मर जाए, तुझे अभी भी लगता है तू बच जाएगा? वो बैठकर अपने डैड को मरते देखती रही, जैसे वो बस एक बोझ हटने का इंतजार कर रही हो। उसके मरते ही आजिन ने कैंची ली, बीनी काट कर टुकड़ों में की और सब कुछ टॉयलेट में फ्लश कर दिया। अगली सुबह पुलिस पहुंची और जांच शुरू हुई। मालिक जोंग हो, जो कार में सो रहा था, सीधे हथकड़ी लग गया। हॉस्पिटल में लेटी आजिन से पुलिस ने पूछा, क्या जोंग हो ने तुम्हारे फादर पर हमला किया? आजिन ने शांत चेहरे से सर हिला दिया। हाँ। उधर जोंग हो से भी पूछताछ चल रही थी, क्योंकि बेसबॉल बैट उसी का था। उसने बस इतना कहा कि उसने उसे स्टॉकर समझकर मारा। पुलिस ने बीनी के बारे में पूछा, क्योंकि सीन पर वैसी कोई चीज मिली ही नहीं। आजिन ने साफ झूठ बोल दिया, कोई बीनी नहीं थी, ताकि पूरा दोष जोंग हो पर ही डल जाए। उसी समय जोंग हो को याद आया कि उस रात आजिन के डैड ने कैंची उठाकर उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन अनलकी उसने सेल्फ डिफेंस में बल्ला घुमाया और सीधे उसके सिर पर मार दिया। उसे जमीन पर मरते हुए गिरता देख जोंग हो पैनिक में आ गया और पुलिस को कॉल करने वाला था, लेकिन उसे आजिन ने रोका। उस समय उसने मान लिया कि यह उसका पिता था, जिससे जोंग हो और भी पैनिक में आ गया। उसने उससे कहा कि पहले वह चले जाएं और बाकी सब कुछ वह संभाल लेगी। क्योंकि वह भी पैनिक में था, उसने उसकी बात मानी और तुरंत वहां से चला गया। अब जब पुलिस ने जोंग हो से पूछताछ की, वह रो पड़ा, समझते हुए कि समस्या यह है कि दोषी वही है। कल जो हुआ था, ऐसा लगा जैसे मैं किसी डेविल द्वारा पजेस हो गया था, जैसे किसी ने स्क्रिप्ट प्लान किया हो। उसके बाद
जब एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आए, पिता की मौत का समय 9 से 10 बजे रात था, लेकिन आजिन ने पुलिस को 3 बजे सुबह तक कॉल नहीं किया। इससे पुलिस को थोड़ी शक हुआ। उसने झूठ कहा कि वह बेहोश कर दी गई थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि क्या हुआ, जिससे पुलिस पूरी तरह विश्वास कर गई। जैसे ही वे चले गए, आजिन ने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। वह बिस्तर से क्रॉल करके पुलिस ऑफिसर्स की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगी। पूर्व बेसबॉल खिलाड़ी द्वारा एक्सीडेंटल मर्डर का मामला वापस आने वाला था। मुझे लगा कि मामला वैसा ही होगा। किसे पता था कि विक्टिम प्रोलॉन्ग्ड अब्यूज सहन नहीं कर सकती, इसलिए उसे अपने पिता को मारना पड़ा। सुनते सुनते उसने सीक्रेटली अपना फोन निकाला और सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और उसी समय जुन सेओ दरवाजे के बिल्कुल बाहर बैठा था। ये पुलिसमैन बिल्कुल अच्छे नहीं थे जब उन्होंने सारा ब्लेम आजिन पर डाला, क्योंकि उन्होंने किसी और से ब्राइब लिया था। जुन सेओ भी इस पुलिसमैन का पीछा कर रहा था, और उसी समय आजिन ने भी उस पुलिसमैन को पार्किंग लॉट में ब्राइब लेते हुए फोटोग्राफ किया। उस रात पुलिसमैन सीक्रेटली क्राइम सीन पर वापस गया फर्दर चेक करने, लेकिन जुनसेओ उसके पीछे बिना उसे पता चले फॉलो कर रहा था। वह अभी टॉयलेट में बीनी के वुल का टुकड़ा ढूंढने के बाद वहां था। अगले सुबह जब आजिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की तैयारी कर रही थी, एक ग्रुप ऑफ पुलिसमैन अचानक आए और उसे जबरन अरेस्ट कर लिया। पता चला कि ये पुलिसमैन आपस में साजिश कर रहे थे ताकि सारा ब्लेम मर्डर का आजिन पर डाल दें, क्योंकि अब वह सिर्फ एक ऑर्फन थी, जबकि जोंग हो एक फेमस बेसबॉल प्लेयर था और उसका एक फ्यूचर था, इसलिए वह गिल्टी नहीं माना जा सकता था। जोंग हो भी अच्छा इंसान था जब उसने आजिन की स्थिति के बारे में पूछा, लेकिन अपनी सेल्फिशनेस के कारण वह केवल पुलिस का पालन कर सकता था। उसी समय जब आजिन अरेस्ट हुई और स्टेशन स्टेटमेंट देने के लिए ले जाई गई, सिंगर लीना कार में ड्रंकन और हेल्पलेस पड़ी थी। उसकी असिस्टेंट दंग ही को उसे हिलाना पड़ा और बताना पड़ा कि होंग हुई को ड्रंक ड्राइविंग में गिल्टी प्ली किया गया है, इसलिए उसे सिर्फ विटनेस बनना है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वह शराब की स्मेल से भरी थी और चेयर पर सो गई, जिससे उसे इंटरोगेट करने वाले पुलिस ऑफिसर भी हेल्पलेस हो गए। लेकिन क्योंकि होंग हुई ने गिल्टी प्ली किया था, उन्होंने इस मामले में और गहरी जांच नहीं की। सीन आजिन की तरफ लौटता, अब उसे इंट्रोगेशन रूम में ले जाया गया। पुलिस ऑफिसर ने एविडेंस की एक सीक्वेंस पेश की, टेक्स्ट मैसेजेस से लेकर लेफ्ट ओवर बीनी फैब्रिक तक। जोंग हो की टेस्टिमोनी के अनुसार उसने केवल एक बार मारा और भाग गया, लेकिन विक्टिम को 3 बार मारा गया था, एक बार नहीं। सारा एविडेंस यह इशारा कर रहा था कि आजिन इस मर्डर केस की परपेट्रेटर है, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी इमोशन नहीं था। आजिन ने कामली एक ग्लास ऑफ वाटर मांगा, पुलिस ऑफिसर के सवालों का जवाब दिए बिना। फिर उसने एक और रिक्वेस्ट की कि फीमेल पुलिस ऑफिसर बुलाया जाए, क्योंकि वह पीरियड में थी। पुलिस ऑफिसर बस शर्मिंदा होकर आजिन की रिक्वेस्ट मान सकता था और एक कॉलीग को बुलाकर आजिन को कपड़े बदलने ले गया। जब आजिन पुलिस ऑफिसर के साथ ले जाई जा रही थी, उसने पुलिस ऑफिसर से कहा कि उसके फोन को चेक करें। फोन में एक ऑडियो फाइल थी। आजिन की बात मानते हुए इस पुलिस ऑफिसर ने कॉन्वर्सेशन सुनी जो आजिन ने पहले 2 पुलिस ऑफिसर्स की रिकॉर्ड की थी। दोनों पुलिस ऑफिसर्स उस समय नहीं जानते थे कि उनका डार्क बिजनेस पकड़ा गया है और अभी भी आराम से बैठे थे, पी रहे थे और बात कर रहे थे, जब तक यह आदमी कार की ओर गया। एक और पुलिस टीम अचानक इंस्पेक्शन के लिए आई और कार में ब्राइब बॉक्स पाया, लेकिन अचानक जो बॉक्स पहले पैसे से भरा था अब गायब था, उसकी जगह एनर्जी ड्रिंक्स रख दी गई थी। ब्राइब लेने के चार्ज से बचते हुए इस आदमी ने तुरंत अपनी आवाज उठाई और इन पुलिस ऑफिसर्स को डांटा जैसे वह बहुत क्लीन है। पता चला कि इस आदमी ने पहले से मेटिकुलसली तैयार किया था एक और बॉक्स ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स खरीदने के लिए, जो बिल्कुल पैसे वाले बॉक्स जैसा था, एक्सपोजर के केस में। उसने राहत की सांस ली और तुरंत सोचा कि आजिन ही इस पॉइंटिंग के पीछे है। वह गुस्से में उसके पास गया और डिक्लेयर्ड किया, चाहे जो भी करना पड़े, मैं तुम्हें परपेट्रेटर बना दूंगा। उसी समय जून सेओ अपनी मॉम के घर पर था जब उसने मर्डर स्टेप फादर का मामला उठाया अपने बेटे की रिएक्शन देखने के लिए। जून सेओ ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। उसने थोड़ा सरप्राइज दिखाया और फिर कैजुअल खाना जारी रखा। अपने बेटे का यह एटीट्यूड देखकर माँ काफी सरप्राइज्ड हुई। आजिन के साइड पर टेम्पररी डिटेंशन में होने के दौरान
संग ही वहां मदद की रिक्वेस्ट करने गई, लेकिन मदद से ज्यादा कॉन्डिसेंडिंग टोन में। अजिन ने बस कैजुअली इनकार किया और कहा कि वह इनोसेंट है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है। क्योंकि अजिन ने गिल्टी प्ली नहीं किया था, पुलिस ऑफिसर्स को उस पर आरोप लगाने के लिए और क्लूज ढूंढने पड़ रहे थे, और उन्होंने पाया कि अजिन पहले भी जुनसियो से मिली थी, इसलिए उसे स्टेशन इंटरोगेशन के लिए लाया गया। जब पूछा गया, जुनसेओ ने कॉन्फिडेंटली सब कुछ फ्लुएंटली केस के बारे में बताया। अनएक्सपेक्टेडली जुनसेओ ने मान लिया कि उसने ही आखिरी कुछ हिट्स दिए थे जिससे पिता चल बसे। जैसे ही जुनसेओ ने सब मान लिया, पुलिस आई और अजिन को रिलीज कर दिया। जब वह समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है, पुलिस ऑफिसर ने इंसिडेंट रिकाउंट किया, जुनसेओ के कन्फेस करने की पूरी कहानी, जिससे वह स्टन्ड हो गई। रिकवर होने के बाद सही मेमोरी उसके दिमाग में उभरी। बीनी से डील करने के बाद अजिन अब उस सीन से हॉन्ट हो रही थी, तो उसने ही दूसरी बार एक्शन लिया, जुनसेओ ने नहीं। जुनसेओ केवल उस समय सीन पर आया जब अजिन ने एक्शन ले लिया था और वो अपने पिता को जहन्नम में भेज चुकी थी। जुनसेओ ने केवल बाद में सीन साफ करने में मदद की थी। जैसे ही केस ग्रेजुअली क्लोज हो रहा था, मोटेल ओनर ने कॉल किया और नई जानकारी दी। जुनसेओ के मोटेल पहुंचने का समय 1:20 था। जैसा उसने टेस्टिमोनी दी थी वैसा नहीं। इससे पुलिस को फिर हेडेक हुआ। उन्होंने समझा कि जुनसेओ केवल अजिन के लिए ब्लेम ले रहा था। जानते हुए कि उसकी झूठ पकड़ी गई है, जुनसेओ गुस्से में आ गया और पुलिस ऑफिसर को पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज उसे ब्लेम मत करो, मैं उससे प्यार करता हूं, इसलिए मैंने ये किया। देखकर कि यह आदमी प्यार में पागल हो गया है, कई पुलिस ऑफिसर्स को मिलकर उसे खींचना पड़ा, उसके अजिन के लिए प्ली के बावजूद। यहीं पर सब कुछ और एक मोड़ पर आया। इस मामले में किसी और पार्टी ने इंटरफियर किया, केस फाइल बंद कर दिया गया, जोंगहो को मर्डर का ब्लेम दिया गया और अजिन और जुनसेओ को रिलीज कर दिया गया। पता चला कि जैसे ही उसने सुना कि जुनसेओ उसके लिए ब्लेम ले रहा है, वह डायरेक्टर मीजी से मदद मांगने गई। अपनी पावर और कनेक्शन से डायरेक्टर ने सब कुछ स्मूथली अरेंज कर दिया, पुलिस की ब्राइबरी से लेकर अजिन के सभी क्राइम्स को क्लियर करने तक। एक कंडीशन के साथ अजिन को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा उनकी एंटरटेनमेंट कंपनी ज्वाइन करने के लिए, और जुनसेओ से भी वो कभी नहीं मिलेगी। इस समय अजिन एक अलग इंसान बन चुकी थी। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। उसने तुरंत अग्री कर लिया, क्योंकि अब वो बेड़ियां जिसने 25 साल तक उसके बचपन और जवानी को बांध रखा था, वो टूट चुकी थी। सिर्फ एक चीज थी जिसकी उसे चिंता थी, सब कुछ छोड़ने और आर्टिस्टिक पाथ पर जाने से पहले, और वह थी जुनसेओ से उसकी दोस्ती। अंतिम बार जब दोनों मिले, वह सबसे पेनफुल था। इस बार अजिन ने अपनी सभी सप्रेस्ड फीलिंग्स बताईं, सभी चीजें जो उसे सहनी पड़ी थीं। हालांकि जुनसेओ ने कहा कि वह सब कुछ कॉम्पेंसेट करेगा, लेकिन अजिन के लिए आखिरी बेड़ी जो उसने नहीं काटी थी, वह था जुनसेओ की काइंडनेस उसके प्रति। वह कभी समझा नहीं कि अजिन को क्या सहना पड़ा। कितनी बार एंग्शियसली डरती रही कि घर से बाहर कर दी जाएगी, कितनी बार ब्रूटली बीटन हुई, और यह सब उसे कितना पैनिक कराता था। हालांकि जुनसेओ ने कहा कि वह उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अजिन के अंदर इस समय सिर्फ खालीपन था। वो खुद को डिसीव कर रही थी। ये वो रास्ता था जो उसे लेना पड़ा। ये वही रास्ता था जिससे वह खुद को फ्री कर सकती थी उन परसिस्टेंट नाइटमेयर्स के बाद जो उसके साथ चिपकी थी। प्रेजेंट में एक सितारों भरी शाम को एक्टर इनकंग लिमुजीन से बाहर निकला, एलिगेंस और हैंडसमनेस छोड़ता हुआ। उसके पीछे क्लोजली फीमेल लीड अजिन थी। उसने उसका हाथ पकड़ा ताकि वह कार से बाहर निकल सके, फिर टर्न किया और कोल्डली चल दिया, ऑडियंस और प्रेस के चीयर्स के बावजूद। लेकिन यह अजिन के लिए चिंता का विषय नहीं था। वह अभी भी स्टेडिली चली और ब्राइट स्माइल दी, ऑडियंस को वेव करती हुई। चलते समय उसका ड्रेस उसके पैरों में फंस गया और वह इसे लूज नहीं कर पाई। स्ट्रगल करते हुए और नहीं जानते हुए कि क्या करना है, इनकंग फॉर्चुनेटली वापस मुड़ा और विस्पर्ड, टेक माई हैंड। तो ये कपल आर्म इन आर्म रेड कार्पेट पर चला, स्माइल्स के साथ जो सूरज जैसी ब्राइट थी। हजारों व्यूअर्स ने देखा। सीन शिफ्ट हुआ एक्टर इनकंग के लग्जरी पिच ब्लैक हाउस में। वह सो रहा था जब अचानक एक्ट्रेस लीना दिखाई दी, लोनली सोफे पर पड़ी। वह दौड़ी और जेंटल हग दिया इनकंग को पीछे से और कहा कि उसके साथ ड्रिंक करना है। हैंडसम लेकिन ईजी नहीं, उसने 180 डिग्री टर्न किया, सोफा पर बैठा और ब्लंटली कहा, आई टोल्ड यू नॉट टू कम टू माई हाउस।
लीना ने प्रॉब्लम नहीं समझा और पूछा, देन वाई डोंट यू चेंज द पासवर्ड? आई नो योर हार्ट डजंट थिंक दैट वे। उसने इनकांग को आहजिन का हाथ पकड़ने वाली बात पर कहा कि उसे तुरंत डिसइंफेक्ट और स्टेरिलाइज करना चाहिए। थोड़ी देर की टीजिंग और आहजिन को बुरा भला कहने के बाद लीना ने इनकांग से पैचअप करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन जैसा लोग कहते हैं, जो चीज संभाल कर नहीं रखी वो खोने के बाद मत ढूंढो। इनकांग तुरंत उठकर वहां से चला गया, उसके बेकार की बातें पीछे ही छोड़ते हुए। हनी, आई वॉज रॉन्ग, मैं तुम्हारे बिना बहुत लोनली फील करती हूँ, प्लीज इस बार माफ कर दो। उसने इनकांग से ऐसे ही रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इनकांग ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। इसलिए लीना ने अपना गुस्सा ए जिन पर निकाला। उसे एक ही सीन 20 बार शूट करवाया। ए जिन ने सीन अच्छा किया था, लेकिन लीना की इरिटेटिंग नेचर देखते हुए डायरेक्टर ने उसे कहा कि जरा अपोलोजाइज करके मैटर स्मूथ कर दे। आखिर लीना सीनियर है। इनकांग एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से ऑलरेडी अनकंफर्टेबल था, इसीलिए डायरेक्टर सीओ के पास हेल्प लेने गया। डायरेक्टर सीओ चाहती थीं कि इनकांग की लव स्टोरी थोड़ी लंबी चले, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स वैसे ही थे। पर इनकांग के लिए ऑनेस्टी सबसे ऊपर थी। कॉन्ट्रैक्ट हो या कुछ भी, ऑडियंस को धोखा देना गलत है। डायरेक्टर अभी लीना की कंप्लेंट्स सुन ही रही थीं कि सेट से कॉल आ गया। लीना फिर से ड्रामा कर रही थी। डायरेक्टर खुद मिलने गईं, लेकिन लीना का एटीट्यूड फिर भी वही था, तो डायरेक्टर को स्ट्रिक्ट होना पड़ा। तुमको लगता है मेरे पास सिर्फ कैंडी है तुम्हें मनाने के लिए? ड्रंक ड्राइविंग, किसी और को फंसाना, अगर ये सब बाहर आ गया लीना, तुम इंडस्ट्री में खत्म हो जाओगी। डायरेक्टर या सीईओ ये बोलकर ठंडे एक्सप्रेशन के साथ कार से उतर गईं। लीना चाहे जितना पीछे पीछे अपॉलॉजीज करती रही, डायरेक्टर ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। मेकअप रूम में ए जिन अपनी मेकअप आर्टिस्ट से बात कर रही थी। आज मेकअप इतना अच्छा कैसे है? तभी अचानक लीना वहां आ गई। पता नहीं, लोग सोच लेंगे हम कपल हैं, मेरी इमेज डाउन हो जाएगी। इतना बोलकर भी उसका मन नहीं भरा। वो ए जिन को घूरती रही। मुझे नहीं पता क्यों, पर तुमको देखकर इरिटेशन होती है, क्यों लगता है? ए जिन भी हैरान थी। उसे अब तक नहीं पता था कि लीना उसे इतना क्यों हेट करती है। ए जिन ने बस समझाया। उस दिन सीन में इनकांग के पास खड़ा होना डायरेक्टर एसईओ का डिसीजन था, मेरा नहीं। लीना फिर भी एटीट्यूड में बोली, क्योंकि डायरेक्टर एसईओ तुम्हें सपोर्ट करती है, इसलिए तुम किसी को रिस्पेक्ट नहीं करती, राइट? अजिन ने कामली जवाब दिया। क्या डायरेक्टर सीओ ने तुम्हें ब्लैकमेल किया है कि तुम इतनी डर रही हो? अजिन की ये एक लाइन सुनकर लीना वहीं फ्रीज हो गई। ये बात बिल्कुल उसके नर्व पर लग गई थी और पहली बार उसे एक न्यूकमर ने जवाब में दबा दिया। अजिन और उसके मैनेजर बाहर निकल रहे थे कि उसी वक्त शिपर जेहू पूरा ढका हुआ सामान देने आया। एलिवेटर में उसकी नजरें इनकांग से मिलीं। एक पुराना दोस्त अब सक्सेसफुल स्टार था। वो बस दूर से उसे देख सका, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इधर जून सीओ की मॉम अपने पिता से हेल्प मांगने गईं, लेकिन उन्हें सिर्फ ठंडे शब्द मिले, कॉल मत करना और ऐसे काम मत करना जो संभाल न सको। दूसरी तरफ जेहू अपनी आंट को पैसे देने आया था। वो अभी भी उससे नाराज थी और बोले जा रही थी, तुम्हारा भाई भी है, उसकी केयर करना गलत नहीं, लेकिन सोचो कौन सा छोटा भाई उस बड़े भाई से मिलना चाहेगा जिसने उसके पिता को मारा हो। बातें कड़वी थीं, लेकिन वो चावल धोते धोते चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। सीढ़ियां उतरते ही जेहू का सामना अपने छोटे भाई से हो गया। वो छुप गया, मिलने की हिम्मत नहीं हुई। जुनसियो एक रिपोर्टर से मिलने पहुंचा, उसी कैफे में जहां एजिन शूट कर रही थी। उसे पता ही नहीं था कि उसकी मदर भी उसे चुपके से फॉलो कर रही है। जुनसियो दूर से एजिन को देख रहा था और एजिन ने भी उसे नोटिस किया। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। तभी उसकी माम आकर उसे ऑलमोस्ट खींच कर ले गईं। इसे लीना ने दूर से देख लिया और कुछ गड़बड़ समझकर अपने असिस्टेंट से बोली, जुनसियो से एक छोटी मीटिंग अरेंज करो, कुछ तो चल रहा है यहाँ। उसकी माम यही नहीं रुकी, सीधे डायरेक्टर एसईओ के पास गईं और खुद को एजिन की मदर बताकर बोली, प्लीज उसे टीवी पर मत आने दो, वरना वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। डायरेक्टर एसईओ कंफ्यूज्ड थी, एग्जैक्टली चाहती क्या हो? मनी। जुनसियो की मदर तुरंत अपने शनेल बैग को पकड़कर बोली, मेरे पास भी पैसा है। फिर शुरू किया कैरेक्टर असैसिनेशन। अजिन उस लेवल की लड़की नहीं है। उसकी असली माँ एल्कोहलिक थी, उसका बाप क्रिमिनल और उसके पिता की मर्डर केस में असली अपराधी वही है, एजिन। डायरेक्टर स्टंड थीं। तभी एजिन अंदर आई। दोनों फॉर्मल स्माइल दे रही थीं, लेकिन एजिन ने ठंडे स्वर में कह दिया, थैंक्स टू यू, मुझे बेचने के बाद भी मैं आज भी ठीक ठाक जिंदगी जी रही हूँ। बाहर निकलते ही लीना मिल गई। कैसे जीती हो?
तुम्हारी माँ भी तुम्हारा साथ नहीं देती। ए जिन पीछे नहीं हटी। तुम चाहो तो और भी मुसीबत खड़ी कर दूं तुम्हारे लिए। अब लीना ने खुद जून सीओ से मिलने का फैसला किया। जैसे ही मिली, फर्स्ट क्वेश्चन, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? खाना खाने का भी ऑफर दिया। जून सीओ ने साफ मना कर दिया, लेकिन लीना का शेमलेस मोड ऑन था। उसने उसे ड्रिंक्स के लिए भी बुलाया, असिस्टेंट को भेज दिया और फोर्स्ड प्राइवेट मीट मांगती रही। जून सीओ ने फिर मना कर दिया। ए जिन भी कंपनी पहुंची फाइल्स लेने के लिए। असिस्टेंट ने बताया कि बिल्डिंग में आज रात बिजली जाएगी, लेकिन वो असिस्टेंट एक्चुअली लीना की आदमी थी। जिन को बेसमेंट से ऊपर दौड़ लगानी पड़ी। लीना बाद में पहुंची, लेकिन स्मार्टर निकली। दोनों फाइल्स पहले ही उठा लीं। फिर शुरू किया बदला। जिन को जबरदस्ती घुटने पर बैठाने की कोशिश की। जिन ने रिफ्यूज किया तो लीना ने उसे जोरदार स्लैप मारा और जिन ने कामली कहा, यही रीजन है सीनियर इनकांग तुमसे बोर्ड है, तुम हमेशा गलत जगह चोट करती हो। लीना ने गुस्से में कई स्लैप्स लगा दिए और ये सब जून सीओ ने देख लिया। बार में लीना प्राउडली बोली, कुछ खास नहीं, बस एक बदतमीज जूनियर को सबक सिखाया है। फिर शेमलेसली जून सीओ से बोली, एक्स को जेलस करने के लिए मेरे साथ चलो। उधर कंपनी एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी। डायरेक्टर स्पीच दे रहे थे कि अचानक इन कंग को प्रॉब्लम हुई। वो लड़खड़ाते हुए बाथरूम गया और दवा की बॉटल गिरा बैठा। जैसे ए जिन ने पहले से गेस कर रखा था, वो आई और बोली, पिल्स पानी के बिना लोगे? स्पार्कलिंग वाटर रखकर वो चली गई। ए जिन बाहर निकली। लीना फिर मिली। हेलो डार्लिंग, उस दिन सेफ घर पहुंच गई थी ना? बस सीनियर ड्यूटी थी, दिल पे मत लेना। और फिर उसने अपनी न्यू बॉयफ्रेंड वाली बकवास शुरू की। दिस इज राइटर जून सीओ, आप दोनों पहली बार नहीं मिल रहे राइट? सीन ऑकवर्ड था, पर इन कंग टाइमली आ गया। उसकी प्रेजेंस से ए जिन कॉन्फिडेंट दिखने लगी। एमसी ने सबको स्क्रीन की तरफ देखने को कहा। कंपनी का मेमोरियल वीडियो चल रहा था, सब ठीक था। तभी ट्विस्ट आया। वीडियो के आखिरी सीन में साफ दिख गया लीना कैसे ए जिन को जोर से मार रही थी। पूरे क्राउड का मूड ऑकवर्ड हो गया। डायरेक्टर ने डैमेज कंट्रोल किया। भाइयों, दिख रहा है ना, ये हमारे कंपनी के एक्टर्स का एक्टिंग है। सबने बहुत अच्छा प्ले किया है, टेंशन मत लो। लेकिन जैसे ही लीना को एहसास हुआ कि एक न्यूकमर ने उसे एक ही वार में हरा दिया, वो तुरंत अंदर भाग गई। ओए बूढ़ी सुअर, मैं तो आज बहुत मस्ती में हूँ। टॉप स्टार लीना सॉल्ट्स जूनियर्स, इस टाइटल के साथ आज रात तुम सबसे ज्यादा चमकोगी। बस ए जिन की दो चार डराने वाली बातों ने ही उसे हिला दिया। लीना का चेहरा यह सुनकर बिल्कुल सफेद पड़ गया। अच्छा हुआ उसने डायपर पहन रखे थे, वरना डर के मारे पैंट भी गीली हो जाती। ए जिन ने लीना का टिकट फाड़कर बाहर कदम रखा ही था कि उसे फिर एक अजीब सा सरप्राइज मिला। एक सफाई कर्मचारी, अजनबी भी और कुछ कुछ जाना पहचाना भी, उसके पास आया और उसका कान पकड़कर धीरे से बोला, कभी सोचा है जोंगहो कैसे जी रहा है? भूल गई ना? चल याद दिलाता हूँ, बेसबॉल बैट तुम्हारे बाप के सिर पर। ये सुनते ही ए जिन घबरा गई। वो क्लियरली उसे पहचान चुकी थी और ये छोटा सा एनकाउंटर लीना ने दूर से देख भी लिया। अपने एक्सपीरियंस और चालाक दिमाग से उसने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत फोन उठाकर बोली, उस सर्विंग वाले आदमी की पूरी जानकारी निकलवाओ, ध्यान से, शायद उसी के पास ए जिन को पकड़ने की चाबी हो। एक रात पार्टी से लौटते हुए जूनसियो घर पहुंचा। उसे क्या पता था कि ए जिन पहले ही उसके घर में घुस चुकी है। जैसे ही जूनसियो अंदर आया, ए जिन ने उसे कसकर पकड़ लिया। फिर दोनों ने साथ में सब्जियां धोईं, राइस बॉयल किया, खाना खाया और उस रात जैसे दोनों फिर एक दूसरे की तरफ खींचते चले गए। उसी समय ए जिन की माँ जीसियोन टैक्सी लेकर अपने बेटे के घर पहुंची, लेकिन दरवाजा ए जिन ने खोला। ये देखते ही जीसियोन भड़क उठी। उन्होंने उसे गालियां दी, चिल्लाईं और ऑलमोस्ट धक्का देकर बाहर करने लगीं। ए जिन भी पीछे हटने वाली नहीं थी, वो भी पूरे एटीट्यूड में जवाब देती रही। जीसियोन ने धमकी दी, तुझ पर सारी सच्चाई पब्लिक में डाल दूंगी, तेरा करियर पल में खत्म हो जाएगा। ये कहकर वो ए जिन को सुबह सुबह एक्सरसाइज कराने ही वाली थीं कि जुनसियो पहुंच गया। उसे आते ही बीच बचाव करना पड़ा। फिर वही ड्रामा, ए जिन की इंस्टेंट क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट डे शूट का रोमांटिक सीन। जिन ने दौड़कर इनकंग को हग किया, लेकिन डायरेक्टर के कट कहते ही दोनों एक दूसरे से दूर हट गए। सीनियर होने के नाते इनकंग उससे अकेले में बात करना चाहता था। उसने बताया कि आज जो सक्सेस है
उसके पीछे उसका खुद का ईगो और पुरानी गलतियां हैं। ये सब सालों से उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे लगा ए जिन भी उसकी तरह हालात से गुजरी है, तो उसने उसे कुछ ऑनेस्ट सलाह दी। उसी रात ए जिन को पुलिस वाले डीहो का कॉल आया, उसे किसी जगह मिलने बुलाया। कोइंसिडेंटली वहीं बार में इनकंग भी बैठा था। ए जिन को बाहर जाते देख उसने उसे सीक्रेटली फॉलो किया। ए जिन को नहीं पता था कि कमरे में क्या होने वाला है। जैसे ही वो अंदर गई, उसे लड़कियां, ड्रग्स और अजीब सीन्स दिखे। डीहो कहीं नहीं दिखा, पर उसका कॉल आ गया। उसने सीधा अटैक नहीं किया, प्योर साइकोलॉजिकल डर दिखाया। उसने नीचे पड़े नशेड़ी का एग्जाम्पल देते हुए कहा, तुझे इससे भी ज्यादा बर्बाद कर दूंगा। उसे लगा ये सब देखकर ए जिन डर जाएगी, पर ए जिन को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके हिसाब से वो खुद किसी भी डर से ज्यादा डरावनी है। ए जिन बाहर निकली तो इनकंग पहले से खड़ा था। उसने उसे अच्छे से डांटा। किसी स्ट्रेंजर ने बुलाया और तुम चल पड़ी? थोड़ी सेफ्टी नाम की भी चीज होती है। और उसे गुस्से में बाहर निकाल दिया। इधर जेहू जेल से बाहर आ चुका था और एक भाई के लिए छोटे मोटे काम कर रहा था। सीधा पैसा कमाना चाहता था, इसलिए मेहनत से पीछे नहीं हटा। भाई ने उसे एक शेडी काम पकड़ा दिया, एक कॉप को फॉलो करने का। खतरनाक था, पर जेहू के लिए यह सबसे आसान काम था। एक क्राउडेड रेस्टोरेंट में वो कॉप के सामने जाकर बैठ गया। फेक एक्सीडेंट करके उसने उसका सूप गिराया और उसी दौरान उसका फोन बदल दिया। कॉप को पता भी नहीं चला कि उसका फोन हैक हो चुका है। वो एक जर्नलिस्ट से मिलने गया और जेहू पीछे पीछे। दोनों की बातें सुनकर जेहू को अजिन नाम सुनते ही झटका लगा। वो दौड़कर वापस ऑफिस पहुंचा और पता चला कि डिटेक्टिव को हायर करने वाला कोई और नहीं बल्कि जून सेओ है। क्योंकि जेहू जेल में था, उसे ए जिन का पास्ट पता ही नहीं था। जून सेओ ने उसे वो सारी रिकॉर्डिंग्स सुनाई जिनमें कॉप ए जिन पर झूठा दोष डालने की कोशिश कर रहा था। ये सब जानकर जेहू भड़क गया और उसने तुरंत मदद करने की हामी भर दी। उस रात ए जिन वापस जून सेओ के घर आई और 4 साल बाद जेहू और ए जिन आमने सामने हुए। जेहू तो उसे देखते ही टूट पड़ा, उसे कसकर पकड़ लिया। सालों की यादें सारी एक साथ। पर ए जिन का चेहरा ठंडा था। उसके लिए जेहू शायद सिर्फ एक पॉन था। तीनों रात भर बातें करते रहे। जून सेओ और ए जिन क्लियरली कुछ प्लान कर रहे थे। रात के अंत में ए जिन टैक्सी लेकर चली गई। जून सेओ ने जेहू के कंधे पर हाथ रखा और उसे थोड़ा दिलासा दिया। अजिन की न्यू लाइफ शायद मैं नहीं, तुम हो सकते हो। सीधा सीधा मैच मेकिंग, जिससे जेहू की आंखों में थोड़ी सी होप आ गई। यही उसकी ऑनेस्टी और इनोसेंस उसे सबसे आसान टारगेट बनाती थी। फिर दोनों ने इनकंग की लाइफ डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। फैमिली, करियर, पर्सनल रूटीन, सब कुछ। जेहू ने मौका देखकर इनकंग की दादी का नोटबुक चुरा लिया। उस नोटबुक से आजिन को दादी की डेली रूटीन पता चल गई, और ये भी कि किस वीकेंड इनकंग खाने आता है। अजिन ने पूरी प्लानिंग के साथ मंदिर में दादी को अपनी झलक दी। सेलिब्रिटी होने से दादी की सारी फ्रेंड्स भी उसके आसपास इकट्ठा हो गईं। दादी तुरंत उसके चार्म में आ गईं। अजिन ने इस चांस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसी फ्लोर के एक घर में अपने सेक्रेटरी को शिफ्ट करा दिया। एक्सक्यूज था, ज्यादा राइस केक्स ऑर्डर हो गए थे और वो हर डोर पर गिफ्ट देने लगी। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे प्योर कोइंसिडेंस हो। दादी ने दरवाजा खोला तो बोली, अरे वाह, क्या कोइंसिडेंस, अंदर आओ, खाना खाओ। क्योंकि वो क्लियरली अपने पोते के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ रही थीं। खाने के बीच दादी अपनी गुजर चुकी बेटी का जिक्र करते करते इमोशनल हो गईं। जिन ने तुरंत टाइमिंग पकड़कर हल्के हल्के आंसू निकाल दिए। तभी इनकांग आ गया और उसे बाहर खींच लाया। ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, अजिन ने साफ करने की कोशिश की, लेकिन इनकांग सुनने को तैयार नहीं था। जैसे ही वो मुड़ने लगा, अजिन ने उसकी सबसे गहरी चोट पर वार कर दिया। तुम दूसरों को कहते हो खुद को टॉर्चर मत करो, पर खुद अकेले सारी तकलीफ ढो रहे हो। इमोशनल मैनिपुलेशन का ये गेम एजिन के लिए बहुत आसान था और हमेशा की तरह काम कर गया। इनकंग का दिल थोड़ा पिघला, लेकिन उसकी पुरानी चोटें उसे पूरी तरह किसी पर भरोसा नहीं करने देती थीं। दादी ने फिर उसे समझाया, दिल की सुनो, भागो मत। और ये बात उसके सबसे बड़े डर को तोड़ने लगी। बाहर से कोल्ड और स्ट्रिक्ट दिखने वाला इनकंग अंदर से आखिरकार सॉफ्टन होने लगा। वो अपनी दादी के सामने तो किसी तरह आंसू रोकता रहा, लेकिन जैसे ही कार में बैठा, फूट फूट कर रो पड़ा। अजिन ने अपनी प्लान का पहला स्टेप पूरा कर लिया था। अब बस घर जाकर रिजल्ट का इंतजार करना था। उसका यूं इंसानी इमोशंस दिखाना बहुत रेयर था, जिसे जून सियो ने अपनी आंखों से देखा और बिल्कुल चुप हो गया।
अगले दिन इनकांग को उसका असिस्टेंट एक कॉफी शॉप लेकर गया, जहां उसकी मीटिंग डायरेक्टर से प्लान डिस्कस करने के लिए थी। ये सब पहले से आहजिन की प्लानिंग में था। उसने इनकांग के असिस्टेंट को ब्राइब किया था ताकि वो जानबूझकर ये जगह फिक्स करे, बस ताकि उसकी मुलाकात फिर से अपने छोटे भाई से हो सके, जिसके सामने वो सालों से गिल्ट और रिग्रेट में डूबा हुआ था। छोटे भाई ने कन्फेस किया कि उसे पहले दिन से पता था कि उस केक से उसे एलर्जी होगी, लेकिन उसने उसे बैड लक नहीं माना, बल्कि अपने लिए एक तरह की रिलीज समझा, क्योंकि उस केक को खाकर उसने अपनी ब्राइट फ्यूचर इनकंग के हाथों में दे दिया था। उसे कभी रिग्रेट नहीं हुआ, असली सुकून तो उसे आज की सिंपल लाइफ में मिल रहा था। ये सुनकर इनकंग और भी गुस्से में आ गया। उसने बिना वजह अपने भाई को पंच कर दिया, क्योंकि वो सच का सामना करने की हिम्मत ही नहीं रखता था। वो सब कुछ अंदर दबाए हुए था। जब छोटे भाई ने बताया कि आहजिन ने ही उसे सच बोलने को कहा, इनकांग को लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। वो सीधा डायरेक्टर के घर गया और बोला कि तुरंत ये न्यूज़ रिलीज की जाए कि वो और लीना ऑफिशियली ब्रेकअप कर चुके हैं। न्यूज़ निकलते ही पब्लिक ओपिनियन में तूफान आ गया। लीना तो पागल हो गई, उसकी सारी प्लानिंग बर्बाद हो रही थी। वो जर्नलिस्ट पर चिल्लाने लगी कि वो जल्दी से जल्दी कुछ नया मसाला लेकर आए, नहीं तो गिरने से पहले वो आहजिन को गिरा देगी। लेकिन जर्नलिस्ट के पास सिर्फ एक ही सोर्स था, पुलिसमैन पार्क। जैसे ही दोनों मिलने वाले थे, पास ही छुपे जेहू ने अचानक छलांग लगाई, उसे दबोचा और सीधे गाड़ी में घसीट ले गया। पुलिस वाला ये देखकर पहले तो अकड़ में आया, क्योंकि उसे किडनैप करने वाला वही पुराना लड़का जून सियो था। लेकिन जैसे ही उसने फाइल उसकी गोद में फेंकी, जिसमें उसकी बेटी की फॉरेन इलीगल एक्टिविटीज का पूरा सबूत था, उसकी नींव हिल गई, कमजोरी पकड़ ली गई तो जर्नलिस्ट को बिट्रे करना पड़ा। प्लान बिल्कुल सही दिशा में जा रहा था। अब इनकंग खुद आहजिन को डिनर पर इनवाइट करने आया। उधर आहजिन ने जेहू को बोला कि आज रात थोड़ा ड्रामा क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही इनकांग मीटिंग पॉइंट की तरफ आ रहा था, जेहू डिलीवरी बॉय बनकर उसकी कार से टकरा गया। सब कुछ आहजिन के प्लान के हिसाब से था, बस उसे जितना देर हो सके रोके रखना था। जेहू ने खूब नौटंकी की, लड़ाई बहस नॉनसेंस बातें, बस टाइम निकलता रहे। इनकंग बेबस था, बस घड़ी देख देख कर पागल हो रहा था कहीं आहजिन नाराज न हो जाए। आखिरकार उसने टैक्सी ली, फिर ट्रैफिक जैम में उतरकर पूरा दौड़ लगाई ताकि वो मीटिंग पर पहुंच सके। उधर आहजिन पूरी शांति से खड़ी थी, क्योंकि उसे पता था प्लान ऑलरेडी सक्सेसफुल है। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे सच में वो देर तक उसका इंतजार कर रही हो। ठीक तभी इनकंग हाँफते हाँफते पहुंच गया। उसे लगा कि अगर वो अब भी अंदर गया तो शायद उसका मोमेंट मिस हो जाएगा। आहजिन ने भी पूरा अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग मोड ऑन कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी स्कार्फ भी उसे पहना दी ताकि उसे ठंड न लगे। इतना सारा फ्लर्ट, और फिर इनकंग ने तुरंत झुककर आहजिन को किस कर लिया। बर्फबारी के बीच वो पैशनेट किस जैसे उसकी सारी फीलिंग्स साफ बयान कर रहा था। उसी रात जून सेओ भी लीना से मिला। बाहर कुछ लड़के आहजिन के पोस्टर पर गंदी बातें कर रहे थे। जून सेओ सीधा भड़क गया। नशे में था, लेकिन फिर भी आगे बढ़कर उन्हें मारने की कोशिश की, पर उल्टा उसी की पिटाई हो गई और वो सड़क पर बेहोश गिर पड़ा। लीना उसे संभालने भागी, लेकिन तब तक वो ऑलमोस्ट बेहोश था। शायद यह गुस्सा इसलिए था क्योंकि चाहे वो जितनी कोशिश कर ले, आहजिन उसके दिल का जवाब कभी नहीं देती। उधर रिपोर्टर्स ने आहजिन और इनकंग का किस कैप्चर कर लिया। जेहू भी कैमरा लेकर वहां था, लेकिन फोटो लेते लेते उसका दिल टूट गया। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लीना ने सार्कास्टिक टोन में पूछा, तो ये है प्यार? सिर्फ इसलिए किसी को मारने दौड़ गए क्योंकि वो आहजिन की तस्वीर लेना चाहता था? लेकिन जून सियो बस उसे गाड़ी में बैठा आया। तभी लीना का फोन बजा और कॉल उठाया जूनल ने। उसे पहले से सब पता चल चुका था। जून सियो ने तुरंत आहजिन को रिपोर्ट किया, रिपोर्टर ह्यूग से सावधान रहना, वो लीना का कजन है, उसे सब पता लग गया है। फिर डेटिंग न्यूज पूरे देश में आग की तरह फैल गई। डायरेक्टर ने दोनों को तुरंत ऑफिस बुलाया। उसने वार्न किया कि इससे करियर पर भारी असर पड़ेगा और आहजिन को बोला कि ये सब खत्म कर दे। लेकिन आहजिन ने समझदारी से प्लान दिया, वो खुद रिपोर्टर से बात करेगी। फिर इनकांग को भी डायरेक्टर ने फटकारा, पर उसने साफ कहा कि उसे अपनी प्यार की तरह ब्लेसिंग चाहिए। मतलब लव ने दिमाग हिला दिया था। आहजिन ने रिपोर्टर ह्यूग से मिलने पर उसे उल्टा अपना ही सपोर्ट ऑफर कर दिया। उसने बोला, मैं और भी मसाला दूंगी, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। मेरी लव लाइफ तो बेहद मेसी रहने वाली है। और सच में
अगले दिन हर जगह अजिन और इनकंग की लवी-डोवी तस्वीरें छा गईं। हायांग और जयहू की रात भी मिसचिफ से भरी रही। जयहू ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने नशे में लीना के सारे सीक्रेट्स उगल दिए। इन सारे ड्रामास के बाद लीना डायरेक्टर के ऑफिस जाकर रोल्स मांगने लगी, पर डायरेक्टर ने साफ मना कर दिया। कोई भी अब्यूसिव एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करना चाहता। बाहर निकलते ही उसे एक वीडियो मैसेज मिला, जिसमें उसकी असिस्टेंट ने उसके सारे राज खोल दिए थे। लीना गुस्से में कांप गई, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। अजिन ने बस उसे चेतावनी दी, ये तो बस शुरुआत है। उधर असिस्टेंट हायांग शर्म से गड़ी जा रही थी। अजिन ने गाड़ी से उतरते ही उसे निकाल दिया। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। दोनों कांटे हटाने के बाद अजिन और इनकंग की लव लाइफ फुल स्विंग में थी। फैमिली फंक्शंस, ट्रिप्स, यहाँ तक कि पब्लिक लाइव स्ट्रीम, सब में वो प्राउडली उसके साथ दिख रहा था। सबसे ज्यादा टूटे हुए सिर्फ 2 लोग थे, जुनसेओ और जयहू। जुनसेओ अपने काम में डूब गया, चेहरा थका हुआ, आंखें बुझी हुईं। लीना उसके लिए खाना लाई और उसे अजिन की मूवी प्रीमियर पर चलने को कहा। वो दोनों प्रीमियर पर पहुंचे। स्क्रीन पर अजिन को चमकते हुए देख जुनसेओ खो गया। उसे उसकी वो मदद की पुकार याद आ गई। मूवी के बाद घर लौटते ही जेहू ने उसे डांट दिया, तू इतनी देर कहाँ था? जेहू की बकवास को इग्नोर करते हुए जुनसेओ ने थकान में बस ऊपरी ऊपरी जवाब दिए ताकि बात खत्म हो जाए। कुछ देर की चुप्पी के बाद दोनों ने अजिन के बारे में पूछना शुरू किया। जुनसेओ बोला, लगता है वो खुश होगी, क्योंकि जब भी वो मुझे कॉल करती है मतलब कोई गड़बड़ होने वाली है। सच कहूं, मैं अब उसका फोन नहीं सुनना चाहता। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। दोनों की बातचीत हमेशा ऐसा अजीब साइलेंस बना देती थी। थोड़ी देर बाद जुनसेओ को उसकी माँ का फोन आया। उसने जानबूझकर फोन नहीं उठाया और बजने देता रहा। जेहू झुंझला गया, क्यों नहीं उठा रहा? मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तू सच में बड़ा एहसान फरामोश बेटा है। उसकी लेक्चरबाजी जुनसेओ को और परेशान कर रही थी, लेकिन फिर भी वो सोने की कोशिश करता रहा। अगली सुबह जब माँ ने कई कॉल्स के बाद भी बात नहीं हुई, वो सीधे उसके ऑफिस पहुंच गई। ड्रॉर खोलते ही अपने बेटे की बेवकूफ़ी भरी इन्वेस्टमेंट फाइल्स देख गुस्से में आग बबूला हो गई। कुछ बोले बिना वह सीधे आजिन से मिलने गई और उन फाइलों का ढेर उसके मुंह पर दे मारा। ये क्या है? मेरे बेटे के पास पैसा देखा और उसे फंसाकर इन्वेस्टमेंट करवा दी? तू कभी थकती नहीं क्या मेरे बेटे को फुसलाने में? अजिन ने उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए बेहद शांत अंदाज में जवाब दिया, जिससे जुनसेओ की माँ एक शब्द भी आगे न बोल पाई। अजिन मॉल में घूम रही थी और लोग फोटो लेने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। उसी दौरान कांच की विंडो से उसे अपनी पुरानी दोस्त, अब दुश्मन स्युंग ही दिखी, जिसके साथ अजिन ने पहले बुरा किया था। अब एक मामूली सी एम्प्लॉय बन चुकी स्युंग ही को अजिन को देखते ही सारी कड़वी यादें वापस आ गईं। गुस्से में उसने तुरंत ऑनलाइन एक पोस्ट डाल दी, द ट्रूथ अबाउट अजीन, जिससे लोग अजीन को फिर स्क्रूटिनाइज करने लगे। ये ज्यादा न बढ़ जाए, इसलिए घर पर बैठे जेहू ने कमेंट में कूदकर उस पोस्ट को डिलीट करने की रिक्वेस्ट की। साथ ही पोस्ट डालने वाले को पहचानने की कोशिश भी। डायरेक्टर ने फिर अजिन को बुलाकर तगड़ी फटकार लगाई, तू नई नई फेमस हुई है और इतना ड्रामा झेल चुकी है। अगर ये बातें उल्टा हमारे ऊपर आ गईं तो मीडिया क्राइसिस बन सकता है। समझ रही है ना? इनकंग भी अजिन के लिए टेंशन में था। उसने फोन करके पूछा, अगर तुम ठीक नहीं हो तो मैं अपनी आंटी को अभी भेज दूंगा तुम्हारे पास। अजिन ने उसे बस इतना कहा कि वो आराम कर रही है और बाद में कॉल करेगी। उस रात अजिन सो नहीं पा रही थी। दिमाग में पुरानी काली यादें घूमती रही थीं। उसी समय इनकंग की दादी घर पर आई। उन्होंने अजिन के लिए खाना बनाया, खुद हाथ से उसे खिलाया भी, फिर दोनों साथ में लेट गए। अजिन बोली, सब मुझे बुरा इंसान क्यों समझते हैं? दादी ने प्यार से उसे समझाया, जिससे अजिन को थोड़ा सुकून मिला और वो धीरे धीरे सो गई। इसके बाद अजिन दादी के साथ बाहर गई हुई थी कि तभी नई मुसीबत आ गई। वही कॉफी शॉप ओनर जिस पर उसने झूठा इल्जाम लगाया था और जो जेल चला गया था, उसके सामने खड़ा था। उससे मिलकर अजिन चौंक गई। जुंगहो की मुलाकात दादी से भी हुई और दादी ने उससे कॉन्टैक्ट एक्सचेंज की ये समझकर कि वो अजिन का जानने वाला है। दूसरी तरफ जेहू जैसे ही जुनसेओ के घर पहुंचा, लीना जो कि वहां जुनसेओ का वेट कर रही थी, उसने जेहू को पीछे से हग कर लिया और तो और जेहू के 2 स्क्रू भी ट्विस्ट कर दिए। गलती समझते ही दोनों ने एक दूसरे को धक्का दे दिया। जेहू बोला,
हैंडसम हूं, लेकिन इतना आसान मत समझना। हग करना है तो पता तो कर ले किसे हग कर रही है। जेहू की फैंटेसी खत्म ही हुई थी कि लीना ने उस पर ठंडा पानी डालते हुए बोला, इतना ड्रामा मत कर। मैंने तेरा पैंट नहीं खींचा था कि तू इतना अफेंड हो रहा है। कुछ देर की नोकझोंक के बाद उसने पूछा, तू जानता भी है मैं कौन हूं? जेहू बोला, कहीं देखा तो है। तू वही है ना जो फीमेल हाइजीन वॉश की ऐड करती है? अब लीना ऑफेंड हो गई थी। जेहू के घर से निकलते ही अजीन का फोन आया। जेहू समझ गया, फिर कोई परेशानी आई है। रवाना होने से पहले उसने जुनसियो को बोला, आज रात घर मत जाना, कोई पागल औरत घूम रही है वहां। अगली सुबह जेहू ने अजीन का नया दिया हुआ काम शुरू किया, जेल से निकले जुंगहो पर नजर रखना। उधर कंपनी में बैठे जुनसेओ से डायरेक्टर सीओ मिलने आ गई। पिछले 1 साल से जो सीक्रेट इन्वेस्टर था वो तुम थे? मैं तो हैरान रह गई। फिर दोनों ने अजिन पर बात की। जुनसियो ने ये मौका पकड़कर एक शर्त रखी ताकि डायरेक्टर सीओ भी और इनकंग भी अजिन पर उसका इन्फ्लुएंस माने। डायरेक्टर ने डील मान ली। फिर उसने तुरंत इनकंग को कॉल किया, प्लीज जल्दबाजी में शादी मत करना, अजिन इस प्रोजेक्ट और कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। इनकंग ने ये बात आजिन को बताई तो आजिन सीधे जुनसियो से मिलने पहुंच गई। कांग्रेट्स जुनसियो, तुम्हारी जीत हो गई। तुमने डायरेक्टर सीओ को ब्लैकमेल किया और इनकंग को टारगेट किया ताकि मैं फिर तुम्हारे बस में आ जाऊं, है ना? दोनों के बीच बहस गर्मा गई। जुनसियो उसे किस करने ही वाला था कि अचानक लीना आ गई। सीन देखकर वो पागल हो गई। अजिन पर टूट पड़ने वाली थी, लेकिन जुनसियो ने बीच में रोक लिया। काम खत्म करके जेहू आया और अजीन को वीडियो दिखाया। मैंने उसे फॉलो किया। वो तुम्हारे पापा की कब्र पर गया, रो रहा था और माफी मांग रहा था। उस रात लीना अपने कजन को झाड़ रही थी कि उसने उसकी बात नहीं मानी। इसी बीच उसे पता चलता है कि इनकंग कहाँ है। वो और जुनसेओ दोनों उसी समय निकल पड़े, क्योंकि इनकंग अजिन को प्रपोज करने वाला था। उनकी प्राइवेट डिनर में दोनों की एंट्री ने माहौल बिगाड़ दिया। तीनों में बहस हुई और इनकंग ने रोल रिजेक्ट करने की धमकी दी, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ था। आखिरकार वो दोनों चले गए, लीना और जुनसियो को अकेला छोड़कर। लीना बोली, तू मुझे चुनता है या अजीन को? देखा नहीं उसने क्या तमाशा किया था? जुनसियो चुप रहा, कुछ बोल ही नहीं पाया। घर पर दादी अजीन के लिए खाना बना रही थीं कि अचानक एक कटोरा गिरकर टूट गया। उस कटोरे को साफ करने के लिए सामान ढूंढते ढूंढते पुरानी डायरी मिल गई, जो दादी के घर से गायब थी। उस रात ये बात इनकंग तक पहुंची। वो तुरंत दादी के पास भागा। उधर अजिन, जेहू और जुनसेओ भी दादी के घर पहुंचे। अजिन ने अंदर आते ही देखा, दादी डायरी हाथ में लिए खड़ी थीं और अगले ही पल एक और जान चली गई। बहुत देर हो चुकी थी। जेहू और जुनसेओ से अब इंतजार नहीं हुआ और वो ऊपर पहुंचे और सीढ़ियों पर दादी का शरीर देखकर दोनों सॉक्ड रह गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अजीन फूट फूट कर रो रही थी, जबकि जुनसेओ खामोशी से सब देख रहा था। दादी नहीं बची। दादी के जाने से इनकांग का दिल टूट गया। फ्यूनरल पर जुंगहो भी आया था। इनकांग का भाई इनमो, उसने जुंगहो की के कैसे के बारे में पढ़ रखा था। वो उसके पास गया, उसके और आजिन के रिश्ते के बारे में जानने के लिए। जुन्हो ने उसे पूरा सच नहीं बताया कि कैसे आजिन ने उसे फंसाया था। आजिन ने छुपकर सारी बातें सुन ली। फिर आजिन जुन्हो से मिलकर बोली, तुमने सच क्यों नहीं बताया? ये तो तुम्हारा बदला लेने का मौका था। तुमने मुझे बचाया क्यों? चॉय बोला, जेल में 5 साल रहा हूं। पहले सोचा था बदला लूंगा, लेकिन फिर लगा अगर तुम्हें बचपन में सही लोग मिले होते तो तुम ऐसी ना होती। मैंने सोचा शायद मैं वो इंसान बनूं जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। आजिन हक्का बक्का रह गई। लंबा थका देने वाला दिन बिताने के बाद आजिन घर लौटी। कपड़े बदलने का टाइम भी नहीं मिला था कि तभी एक जर्नलिस्ट का फोन आ गया। ज्यादा जानकारी चाहिए थी ताकि वो आर्टिकल लिख सके। दादी के मॉर्निंग पीरियड में होने के कारण एजिन ने साफ मना कर दिया। जर्नलिस्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वो सुंगहाई पर टूट पड़ा। चाहे जितनी धमकी दे ले, जितनी कमजोर नस दबा ले, कुछ हासिल नहीं हुआ। वजह साफ थी, सुंगहाई कुछ बोल ही नहीं सकती थी, क्योंकि जेहू उसी के बगल में बैठा था। जर्नलिस्ट से पहले ही जेहू उसके काम वाली जगह पर पहुंच चुका था और धमका आया था, अगर मीडिया को एक शब्द भी बोला तो तुम्हारे बाप का पुराना अफेयर फिर से उखाड़ दूंगा। मेमोरियल हाउस में एजिन की डायरेक्टर से थोड़ी बातचीत हुई। उसने कहा कि जैसे ही इनकांग थोड़ा संभल जाए वो डायरेक्टर को खाने पर बुलाएगी।
भाई को इतना टूटा हुआ देखकर डायरेक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उसने एजिन से ये भी कहा कि इनकांग के साथ रहना, कहीं वो डिप्रेशन में न चला जाए। एजिन फिर जून सियो से मिली। आंख मिलते ही उसने पूछा, जानना चाहते हो ओल्ड वुमन कैसे गई? उसका ठंडा एक्सप्रेशन देखकर जुनसियो की शक की आंख और गहरी हो गई। जो वो सोच रहा था वही सच निकला। ये सुनकर जुनसियो अंदर से टूट गया। अपनी दोस्ती और अपनी जिंदगी पर ही सवाल उठ गया। इनकंग दादी के फ्यूनरल के बाद वहीं पुराने घर चला गया। तभी एक पड़ोसी ने उसे पहचान कर बुलाया। उस दिन तुम्हारी दादी बहुत रोई थीं। एक लड़की भी आई थी उसी समय एंग, जब मैं रेड बीन पॉरेज लेकर आया था। तुम्हारी दादी ने उसके सीने पर थप्पड़ मारकर कहा, मैंने अपने पूरे परिवार को धोखा देने वाली पर भरोसा किया। पड़ोसी ने बताया कि उसके घर पर सिक्योरिटी कैमरा लगा है, वहीं से गिरने की वीडियो दिख सकती है। इनकंग भागकर कैमरा देखने गया, लेकिन टेप पहले ही एक डिटेक्टिव ले गया था। वो खाली हाथ लौट आया। जुनसियो बार में अकेला बैठा था। तभी जेहू आया और बिना दया के एक घूंसा जड़ दिया। मुझसे दोबारा ऐसी हरकत मत करवाना। ए जिन भरोसेमंद है, मैं उस पर विश्वास करता हूं, और संघाई की फिक्र छोड़, मैंने उसे थोड़ा डरा दिया है। ये बोलकर जेहू चला गया और जुनसियो के हाथ में एक यूएसबी पकड़वा गया। इनकंग पूरी तरह टूट चुका था। अपकमिंग फिल्म छोड़ दी, कमरे में बंद हो गया, किसी से बात नहीं। उधर ए जिन शॉक में थी। मिलने गई डायरेक्टर और प्रोजेक्ट हेड से। भाई ने कहा, खबरें चल रही हैं कि तुम शादी कर रही हो। ये बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ऑडियंस पर्सनल लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो गई तो मेरा मूवी डूब जाएगा। डायरेक्टर सीओ भी आ गई। उसने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही इनकांग इंडस्ट्री छोड़ देगा और फिलहाल कोई प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता। उसने एजिन से पूछा, क्या तुम सच में शादी करना चाहती हो? एजिन ने कहा, नो, और वहां से निकल गई। घर पर इनकांग अपने हाथ से लिखे एजिन के लिए लेटर्स पढ़ते हुए बिखरता जा रहा था। उधर जुनसियो को पंच के बाद थोड़ी अक्ल आई। तभी एक ब्यूटी उसके पास बैठ गई। वो बातें करते करते पूरा नशे में ढंस गया। लीना उसे घसीटकर घर लाई। सांस भी नहीं ली थी कि जेहू पूछताछ में लग गया। याद है ना, किसे गलतफहमी में पकड़ लिया था। लीना ने उसे इग्नोर कर दिया और कहा, जाओ नूडल्स बना दो, जुनसियो को खाना है। जुनसियो तो बिस्तर पर पड्डा था, खाने की ताकत कहाँ थी। तो लीना ही उसे नूडल्स खिलाने लगी, जेहू की जजमेंटल नजरों के बीच। एजिन फिर इनकंग से मिलने गई। उसे बेहाल देखकर उसने सीधे मुद्दे पर बात की। काफी देर बात करने के बाद एजिन ने शादी से साफ इनकार कर दिया और सच कबूल किया कि उसने दादी की डायरी चुराई और उसी के सहारे उसका प्यार जीता। इनकांग फट पड़ा, मेरी दादी के साथ क्या किया तुमने? एजिन ठंडी रही, मैंने सब सच बता दिया था। उसके बाद वो चली गई, इनकांग को जलता छोड़कर। घर लौटते समय कुछ लोग एजिन का पीछा कर रहे थे, पर जेहू ने पहले ही सूचना दे दी थी। एजिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलती रही। जेहू बाइक लेकर बीच में आया और पीछा करने वालों को रोक दिया। एजिन बचकर निकल गई। उधर दूसरी कार से लोग आए और जेहू से भयंकर लड़ाई हुई। हार उसकी तरफ झुक गई, लेकिन उसने उन्हें भगा दिया। इनकंग ने मीटिंग के बाद अपने दर्द का साथी शराब को बना लिया। लगातार पी रहा था। डायरेक्टर सीओ भी उसे संभालने पहुंची। एजिन को भूल जाओ, वो तुम्हारे लिए नहीं है। कंपनी उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगी। उसके दिलासा देने से वो थोड़ा स्थिर हुआ। उसने वादा किया, इस दर्द को एक दिन में खत्म कर दूंगा। कोई नहीं जानता था कि वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। डायरेक्टर सीओ गर्मा-गर्म सूप लेकर पहुंची और उसी समय इनकंग ने अपनी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। अगले दिन जुनसियो और जेहू को खबर मिली, इनकांग नहीं रहा। दोनों टूट गए। जुनसियो एजिन के घर पहुंचा। एक पूरा परिवार टूट गया और सब वही हो रहा है जो तुमने बताया था। एजिन का ठंडा चेहरा देखकर उसका दिल फट गया। मेरी गलती थी कि मैंने सोचा तुम में थोड़ी इंसानियत है। एजिन को गुस्सा आया। फिर वही पुरानी मैनिपुलेशन, आंसू, नरम आवाज, और फिर वो बोली, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। जुनसियो बस चुप रह गया। अगले दिन इनकंग का फ्यूनरल हुआ। डायरेक्टर सीओ सामने खड़ी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे उनके शुरुआत के दिन याद आ रहे थे, जब वो नया नया आया था, धीरे धीरे सक्सेस तक पहुंचा था। एजिन उधर फैंस के गुस्से का निशाना बनी हुई थी। उसे भगा देने की मांग हो रही थी। वह सिर्फ सिर झुकाकर खड़ी रही, कहने की हिम्मत नहीं हुई। जब बाहर निकली, उस पर रॉटन एग्स तक फेंके गए। पार्किंग में वो भीगने वाली थी
कि संघाई अचानक आकर उसे बचा गई। तेरी वजह से पूरी गंदी हो गई हूं, अब मुझे शावर लेने दे। शावर के बाद ए जिन ने उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन संघाई जाते जाते उसका ब्रांडेड बैग उठा ले गई। डायरेक्टर सीओ फिर जर्नलिस्ट से मिली। मुझे पता है तुम उसके पिता की डेथ इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और उसके साथ काम भी कर रहे हो। बेहतर होगा कोऑपरेट करो, हम दोनों मिलकर ए जिन को नीचे गिरा सकते हैं। जून सेओ की मां भी ए जिन के घर पहुंची। इस बार वो घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांग रही थी, लेकिन असली वजह बस ये थी कि वो जून सेओ को अच्छा दिखा सके। ए जिन का दिमाग घूम गया, उसने सब चीजें फेंक दी और पागलों की तरह हंसने लगी। थोड़ी देर अकेली खड़ी होकर उसे दादी वाली एक्सीडेंट याद आई। दिल कटने जैसा दर्द हुआ और आंसू बह निकले। घर पर जुनसेओ भी बेचैन था। आखिर उसने यूएसबी खोली ताकि सच देख सके, और उसे पता चला दादी की मौत एक एक्सीडेंट थी। ए जिन दोषी नहीं थी। इतने स्कैंडल्स के बाद कंपनी ने ए जिन का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। गुस्से में ए जिन डायरेक्टर एसईओ के पास पहुंची, फाइल उसके सामने ही फाड़ दी। क्या जरूरत थी इतनी दूर ले जाने की? क्या ये सब तुमने इनकांग के लिए किया? डायरेक्टर एसईओ बात सुनकर भी पूरी तरह शांत रही, क्योंकि फैसला तो पहले ही हो चुका था। ऊपर से अगर उसी साल उसने ए जिन को उठाकर न पाला होता और अगर वो इनकंग के साथ डेट न करती तो शायद आज हालात कुछ और होते। उसने ये भी साफ बताया कि ये तो सिर्फ पहला स्टेप है, वो अपनी दिल की गांठ खुद खोलेगी, फिर ए जिन की जिंदगी को फाड़कर उसे वहीं वापस फेंक देगी जहां से वो आई थी। ये सुनकर ए जिन के दिल में कड़वाहट भर गई, लेकिन बाहर से उसने एक्टिंग बहुत बढ़िया की। उसने डायरेक्टर एसईओ का हाथ पकड़कर कहा, मारिए मुझे, मेरे फेस पर, जितनी बार चाहें, मैं डिजर्व करती हूं। थोड़ी देर की ये खींचातानी के बाद ए जिन ने इनकंग के साथ डायरेक्टर की फीलिंग्स पर वार करते हुए उसे इंटिमिडेट कर दिया। एक एक लाइन जैसे चाकू बनकर डायरेक्टर के दिल में उतर रही थी। डायरेक्टर फूट फूट कर रो पड़ी। डायरेक्टर को डराकर ए जिन कार में बैठी और भारी दिल के साथ वापस चली गई। उसके दिमाग में सिर्फ बदले और दर्द से भरे थॉट्स घूम रहे थे। इसके तुरंत बाद डायरेक्टर सीओ जून सेओ के पास पहुंची। अगर तुमने ए जिन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है तो मेरी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट रोकने की कोई वजह नहीं बचती। जून सीओ की ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग टोन के बावजूद डायरेक्टर सीओ बिल्कुल काल्म रही और बोली, ठीक है, हम भी फिल्म में इन्वेस्टमेंट छोड़ देंगे। ये कहकर उसने जून सीओ को उसके दोस्त के बारे में दोबारा सोचने की सलाह दी और चली गई। जून सीओ की माँ उसे घर पर मिलने आई, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे गेट से ही निकाल दिया। माँ बेटे के बीच की दूरी अब बहुत ज्यादा हो चुकी थी। गुस्से में उसने ए जिन को फोन किया और उस पर चिल्लाने लगी, तूने जून सेओ को उस दिन की बात क्यों नहीं बताई? ए जिन का सिर वैसे ही फट रहा था। पागल औरत, मेरा दिमाग मत खा, और अगर इतना शौक है बताने का तो खुद जाकर बता दे। तभी अचानक जून सेओ वहीं आ पहुंचा। ए जिन ने स्पीकर ऑन कर दिया। फोन पर उसकी माँ अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुना रही थी, कर्ज, बीमारी, किडनी फेलियर। जून सेओ सब सुनता रहा, लेकिन अंदर से बिल्कुल ठंडा। ए जिन ने मौका पकड़ लिया, तो मतलब तू माफी मांगने नहीं आई थी? तुझे बस जून सेओ की किडनी चाहिए, सही? ये सुनकर उसकी माँ बिल्कुल चुप हो गई और तुरंत फोन काट दिया। इसके बाद ए जिन कार से उतरी और जून सेओ ने उसे बताया कि वो डायरेक्टर एसईओ से मिलकर आया है। वो मुझे रोक ही नहीं रही थी। लगता है उसने कसम खा ली है कि मेरे सारे रास्ते बंद कर देगी। ए जिन ने बात समझ ली। सोचा नहीं था इस बार एसईओ मैडम इतना नीचे गिर जाएंगी। उधर जून सेओ भी ए जिन के प्राइवेट हाउस में मौजूद था और ए जिन बेचैनी में बैठकर टीम से मीटिंग कर रही थी। मेरी लाइफ कभी आसान नहीं रही, अब मैं चुप बैठने वाली नहीं हूं, या तो मैं मरूंगी या वो बूढ़ी औरत। ये सुनकर दोनों लड़के घबरा गए। अगले दिन माँ की हालत सुनकर जून सीओ उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं किडनी दूंगा, सर्जरी का खर्चा भी दूंगा, लेकिन 2 कंडीशंस हैं। एक, ए जिन को परेशान नहीं करेगी। दूसरा, दादाजी से हमेशा के लिए दूर रहेगी। शर्तें बड़ी थीं, लेकिन उसकी माँ के पास कोई और चारा नहीं था। उधर मिस एसईओ की कंपनी पुलिस द्वारा जांच में फंस गई। करोड़ों वॉन का घोटाला सामने आ गया। घर बैठी ए जिन ये खबर देखकर अपने शिकार को गिरते हुए देखकर खुश हो रही थी। लीना को भी हर जगह इस मामले पर सवाल झेलने पड़े। तंग आकर वो जून सीओ के घर पहुंची। उसे किडनी डोनेशन की बात का पता चला तो वो आगबूला हो गई। सीरियसली, अगर मैं आज ना आती तो तुम मुझे बताते तक नहीं? एम आई अ जोक टू यू? वो गुस्से में वहां से निकल गई।
ए जिन घर से उठी। जुन सीओ की सर्जरी के बारे में पूछकर नया ऑफर मिलने पर निकलने ही वाली थी कि संघाई उसके घर में आराम से बैठी मिली। किधर जा रही हो इतनी जल्दी, बैठो ना। ए जिन ने इग्नोर किया और जाते जाते बोली, वॉच वहीं रख देना और पुलिस को कॉल कर रही हूं। संघाई वहीं बैग्स के साथ बैठी रह गई। उधर जेहू को एक अननोन आदमी फॉलो कर रहा था। ऑफिस पहुंचकर उसने भाई से उन हॉर्स फेस वाले गुंडों के बारे में पूछताछ की जिन्होंने उसे पीटा था। सीईओ ह्युक दूर से ये सब सुन रहा था। जेहू अजियन को हॉस्पिटल ले गया। वो जितना मर्जी कंफ्यूज्ड था, लेकिन ए जिन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर साफ दिख रहा था। ड्राइविंग से डर लगे तो मुझे बुला लेना। थोड़े समय बाद ए जिन अपने नए मैनेजमेंट ऑफिस पहुंची। भाई ने पूछा, तुम्हारा ह्युक से क्या रिश्ता है? ए जिन चौंक गई। ह्युक कौन? भाई ने बताया, वही आदमी जिसने तुम्हारी स्कैंडल दबाई। हमें तुम्हें साइन करने के लिए पुश किया। मेजर शेयर होल्डर है और लोगों को पहचानने का बड़ा अच्छा सेंस है। ये सुनकर ए जिन पूरी तरह एक्साइटेड हो गई। इसके बाद वो ह्युक के लेक्चर में गई और फिर उससे प्राइवेटली मिली। ह्युक ने मुस्कुराकर कहा, पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन तुम मुझे पहले से पता हो, काफी टाइम से इंतजार था। ह्युक बोलता रहा कि वो मुश्किल हालात वालों की मदद करता है। ए जिन को वो काफी इंटरेस्टिंग लगा। दोनों ने फिर मिलने का प्लान बनाया। दूसरी तरफ सर्जरी के बाद जुन सीओ को जेहू का अर्जेंट कॉल आया और वो तुरंत निकल गया। ह्युक और उसका असिस्टेंट मिस एसईओ की फाइलें लेकर बैठे। फिर उसने कहा, जून से को आराम करने दो, और ये दूसरा लड़का, इसे चुपचाप संभालो, मौसम ठंडा है, इसे थोड़ा वार्म कर दो। उधर डायरेक्टर सीओ जेल में बैठी अंदाजा लगा चुकी थी कि इसके पीछे कौन है। ये सब ए जिन का काम है। उनकी असिस्टेंट ने ए जिन के आगे घुटने टेक दिए, प्लीज उन्हें बचा लो। लेकिन ए जिन ने ठंडे दिल से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ह्युक ऊपर से ये पूरा सीन देख रहा था और ए जिन की कोल्डनेस से बहुत प्रभावित हुआ। नए कॉन्ट्रैक्ट के बाद ए जिन फिर से ह्युक के पास पहुंची। वो पूल में नहा रहा था। ए जिन को देखकर बाहर आया। ए जिन ने पूछा, इतना कुछ इसलिए कर रहे हो क्योंकि यू लाइक मी? ह्युक ने रिंग निकालकर कहा, मेरे साथ चलो, मैं सब मिटा दूंगा, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दूंगा, ट्रस्ट में। ए जिन हंसती। इतना रोमांटिक सीईओ, इतना पैसा और इतने कम दिनों में हेरोइन को जीत लिया। उधर दोनों लड़के बैठकर बातें कर रहे थे। कुछ तो ए जिन से जुड़ा हुआ है। तभी जुनसियो के घर से फोन 1 आया। उसके दादाजी गुजर गए। जुनसियो बहुत तेजी से भागा, लेकिन फिर भी अपने दादाजी का आखिरी चेहरा नहीं देख पाया। दादा के फ्यूनरल पर जुनसियो की मां भी अपनी फिलियल ड्यूटी निभाने आई। कुछ देर बाद जेहू भी आया। उसने जुनसियो को कंडोलेंसेस दी और बताया कि उसे अजिन से कांटेक्ट करने का तरीका मिल गया है। इधर सुंघे को जब अजिन के ढेर सारे ब्रांडेड आइटम्स की कीमत का पता चला तो उसने सबसे महंगी चीज बेच दी और उस पैसे से अपने लिए सामान खरीद लिया। उसकी सस्पिशियस हरकत देखकर पुलिस उसे स्टेशन ले गई पूछताछ के लिए। कई वेरिफिकेशन के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया और इनोसेंट घोषित कर दिया। घर लौटकर संघाई एटीट्यूड में बोली, मुझे लगा तुम जॉबलेस हो तो मैंने कुछ चीजें बेचकर वो खरीदा जो तुम्हें चाहिए था। उसकी बातें सुनकर अजिन इरिटेशन दिखाती है और कमरे में चली जाती है। जुनसियो की मां ने कुछ ड्रिंक्स पी ली थीं, इसलिए सॉफ्ट हो गई थी। वकील इनहेरिटेंस अनाउंस करने जा रहा था तो उसने उसे बुलाकर और ड्रिंक्स पिलाईं। जैसे ही पता चला कि सारी प्रॉपर्टी जुनसियो के नाम है, उसके होश उड़ गए। सबके सामने वो चिल्लाने, रोने और लड़ने लगी। जुनसियो उसे बाहर ले जाकर कहता है, तुम इतनी बुरी इंसान कैसे हो? मैं हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये शायद कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये सुनकर उसकी मां एक्सप्लेनेशन देती है, लेकिन जुनसियो की कोल्डनेस देखकर बोलती है, तुम सच में बहुत दुख देने वाली चीज हो, और चली जाती है। जुनसियो बस आंसू में एक छोटी सी मुस्कान देता है। रात में संघाई अजिन के कमरे में घुसी, पूछने कि वो उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है और उससे माफी चाहती थी। अजिन ठंडे लहजे में कहती है, माफी वही मांगते हैं जो गलत हों। तुम्हारी गलती थी कि तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की। ये सुनकर संघाई कांप जाती है, आंसू रोकते हुए बोलती है, मदर ऑफ किंग बिच। फ्यूनरल के बाद जुनसियो अजिन से मिलने आता है। तुम कब से मुझसे बच रही हो? बात क्यों नहीं करना चाहती? अजिन इग्नोर करती है और ठंडेपन से जवाब देती है। फिर जुनसियो पूछता है कि उसे कब पता चला कि वो इलीजिट चाइल्ड है। ये सुनकर अजिन शॉक्ड रह जाती है। जुनसियो बोलता है, अगर तुमने सच में बताया होता
क्या तुम भाग जाती? क्या तुम अपनी जिंदगी बचा पाती? उसे लगा अजिन उसे कमजोर समझती है, इसलिए वो रोते हुए कहता है, अगर तुमने कहा होता कि तुम मेरे कारण सफर कर रही हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी सह लेता। वापस जाते समय वो कंट्रोल नहीं कर पाता और कार रोककर साइड में रोने लगता है। इधर अहजिन अपनी हाई क्लास नई लाइफ एंजॉय कर रही थी। उसकी ह्युक से शादी की खबरें हर जगह फैल चुकी थीं। जेहू और जूनसियो दोनों टूट चुके थे। जब जेहू को पता चला कि अहजिन का फियांसे ह्युक एक हैंडसम और सुपर रिच छैबोल है तो उसका दिल और डूब गया। भाई उसे समझाता है, उसे खुश रहने दो, अब उससे ज्यादा मत जुड़ो। दूसरी ओर जुनसियो भी बुरी हालत में था। तभी लीना एयरपोर्ट से कॉल करती है। वो दूर जा रही है और आखिरी बार बाय कहना चाहती है। वो कहती है, प्लीज जीन से दूर रहना। मैं ये नहीं कह रही कि तुम मेरे पास आओ, बस अपनी एक जिंदगी जीना शुरू करो। लीना चली जाती है। उधर जिन ह्युक की मेंशन एक्सप्लोर कर रही थी। एक लॉक किया हुआ कमरा देखकर वो अंदर जाना चाहती है, लेकिन बटलर कहती है, इस ऑफिस में सिर्फ ह्युक जा सकते हैं, पिछली मालिक भी अंदर नहीं जा सकती थीं। जिन बोलती है, उनकी एंट्री नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी भी ना हो। कुछ समय बाद वो ह्युक के साथ डिनर पर बैठी। वो कैजुअली कहती है कि वो तीसरी मंजिल वाले सीक्रेट रूम में प्रैक्टिस करना चाहती है, लेकिन ह्युक स्मूथनेस से माना कर देता है। कहता है वो खुद उसके साथ स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करेगा। रिहर्सल में ह्युक एक लाइन पढ़ता है, क्या तुम किसी को मारना चाहती हो? जिन मजाक में बोलती है, मून ह्युक बताता है कि उसकी एक्स वाइफ भी उसे मारना चाहती थी। वो सारी लग्जरी लेने के बाद भी उसे ब्लेम करती रही। अब वो मेंटल हॉस्पिटल में है। पहली शूट खत्म होने के बाद आजिन खाने जाती है। वहां दो लड़कियां उसके बारे में बुरा बोल रही थीं। आजिन उन्हें ऐसा ग्लेयर मारती है कि दोनों चुप हो जाती हैं। घर आकर उसका दर्द जाग उठता है। वो मेडिसिन ढूंढती है पर मिलती नहीं। बांथ लेकर सोने लगती है तो देखती है दवा टेबल पर रखी है। पता नहीं किसने रखी। ह्युक आता है, पूछता है शूट कैसा था, उसे गुड नाइट किस देता है और अपने कमरे में चला जाता है। रात में अजिन को पुराने डरावने सपने आते हैं। वो डरकर बाहर सिगरेट पीने लगती है। इधर जूनसियो और जेहू साथ में पीने जाते हैं। दोनों ड्रंक होते हैं और जेहू बोलता है, चल दूसरा राउंड मारते हैं, थोड़ा मजा करते हैं। ह्युक की सपोर्ट के बाद रिपोर्टर्स फिर अजिन के पीछे पड़ जाते हैं। दूर से जेहू उसे देखता है और चला जाता है, लेकिन असिस्टेंट उसे कार में ले आती है जहां जिन बैठी होती है। दोनों पर्सनल बातें करते हैं और ये सब ह्युक सुन लेता है। घर लौटकर जिन थकी होती है। बटलर उसे गरम चाय देती है और कहती है कि अगर उसने ना पी तो उसे सजा मिलेगी। जिन चाय पी लेती है और सो जाती है। ह्युक आता है, उसे सोते देखता है। उसके हाथ में वही टी कप होता है। वो कुछ करने ही वाला होता है, लेकिन रुक जाता है। सुबह आजिन सनबाथिंग कर रही होती है जब संघाई अचानक आ जाती है। वो स्लीव से नाइफ निकालती है और आजिन पर वार करती है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, मर जा। दोनों में जोरदार लड़ाई होती है। आजिन उसे ओवर पावर कर देती है और संघाई के चेहरे पर गहरा कट लगा देती है। चेहरा देखकर संघाई डर जाती है और नाइफ छोड़ देती है। आजिन पागलों की तरह हंसती रहती है। ह्युक ये सब दूर से देख रहा होता है। वो आजिन को उठाकर अंदर ले जाता है और संघी को टूटे चेहरे के साथ अकेला छोड़ देता है। आजिन के घायल होने की खबर फैल जाती है। जेहू टीवी पर खबर देखकर गुस्से से फट पड़ता है। उसे आजिन के लिए दुख होता है। ह्युक ऑफिस से आजिन को कॉल करता है, पूछता है तबीयत कैसी है और बताता है कि उसकी नई फिल्म के लिए सब तैयार है। अब आजिन को बस आराम करना है। जेहू को संघाई की फाइल मिलती है और शौक होता है कि संघी उसी हॉस्पिटल में है जहां ह्युक की एक्स वाइफ भी थी। वो पूछता है क्या वो एक्स वाइफ से मिल सकता है। भाई कहता है उसे तो 1 साल से किसी ने देखा ही नहीं। भाई ने जेहू को एक यूएसबी दिया जिसमें हॉस्पिटल के सिक्योरिटी कैमरा की वीडियो थी ताकि वो खुद सच्चाई निकाल सके। घर पहुंचते ही जेहू तुरंत जांच में लग गया, लेकिन फुटेज देखते ही वो चौंक गया। ये यहाँ क्या कर रहा है? दूसरी तरफ जूनसेओ अपनी बूढ़ी माँ के साथ टाइम बिता रहा था। दोनों हाथ में हाथ डालकर शॉपिंग कर रहे थे। तभी एक जर्नलिस्ट ने उसे रोक लिया। जर्नलिस्ट ने जिन के आसपास हो रही सारी घटनाओं पर सवाल किया, जो बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उसकी लिखी हुई नॉवल में आती हैं। इससे जर्नलिस्ट को शक हुआ, क्या तुमने सच कहानियों पर बेस्ड लिखी थी?
जून सियो ने तुरंत कहा, इट्स ऑल फिक्शन, और वो जर्नलिस्ट को इग्नोर कर जयहू को कॉल करने भागा। उधर जिन वही आर्टिकल पढ़ रही थी और पूरी तरह स्ट्रेस्ड हो गई। ये देखकर बटलर उसके पास आया। मैडम, कोई हेल्प चाहिए? आजिन ने बस थके हुए अंदाज में चाय बनवाने को कहा। जैसे ही हाउसकीपर चाय बनाने गई, अजिन को फिर हेलुसिनेशन होने लगे। उसे लगा सारे सर्वेंट्स उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं, कोई उस पर चाकू लेकर हमला करने आ रहा है। चाय लेकर जैसे ही हाउसकीपर उसके पीछे खड़ी हुई, अजिन डर के मारे उछल गई। फिर उसने चाय एक ही घूंट में पी ली और चुपचाप कमरे में चली गई। कमरे की तरफ जाती हुई उसकी नजर ह्यूग के सीक्रेट रूम पर पड़ी। फिर उसने हाउसकीपर से पूछा, ये इतना गंदा क्यों है? तुम्हें कुछ याद नहीं? तब हाउसकीपर ने पूरी घटना सुनाई। कैसे आजिन ने पिछले दिन चाय सीधे एक सर्वेंट के चेहरे पर फेंकी थी, कैसे उसने तीसरी मंजिल का दरवाजा तोड़ा, फिर ह्युक के उस मिस्टीरियस कमरे में घुस गई थी। अंदर उसे ह्युक और उसकी एक्स वाइफ की तस्वीरें मिली थीं, और तभी उसे याद आया ह्युक ने कहा था कि उसकी एक्स वाइफ उसे मार देना चाहती थी। वो याद आते ही आजिन पागलों की तरह हंसने लगी। ये देखकर सारी नौकरानी और हाउसकीपर डर गईं। हाउसकीपर ने तुरंत कहा कि उसे हॉस्पिटल ले चलना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल शब्द सुनते ही आजिन भड़क उठी। क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? मैंने बस थोड़ा ज्यादा पी लिया था। अगले दिन आजिन शूटिंग पर लौटी। इतना सब झेलने के बाद भी उसने अपना सीन कमाल का किया। शूट के बाद जयहू उससे मिलने आया। दोनों चर्च में जाकर बैठे। उसने आजिन को बताया कि बेहोशी की हालत में उसने खुद उसे कॉल किया था और बोला था कि उसे हेल्प चाहिए, और ह्युक उसके साथ कुछ अजीब कर रहा है। आजिन को कुछ याद नहीं था। फिर जयहू ने बताया, ह्युक की एक्स वाइफ शादी के बाद अपनी मेमोरी खो बैठी थी। वो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती थी और साल भर पहले मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई। उसने ये भी बताया कि संघी आजिन को मारने से पहले ह्युक से सीक्रेटली मिली थी। इन सब बातों ने आजिन को हिला दिया। वो कांपने लगी और रोते हुए जेहू को गले लगा लिया। मुझे हारना पसंद नहीं, मैंने जो भी पाया है उसे खोना नहीं चाहती। जयहू ने उसकी मदद करने का तरीका बताया। घर लौटकर आजिन पूरी तरह टूट चुकी थी। कमरे में अकेले खड़ी आईने को देखते देखते उसका दिमाग फिर डगमगाया। उसने जोर से चीखा, आईना तोड़ दिया और वहीं बेहोश हो गई। होश आया तो सामने ह्युक था। उसने आजिन को सोफे पर लिटाया, उसके घावों पर पट्टी भी बांधी और फिर उसके मेंटल स्टेट पर सवाल करने लगा। अगले दिन जयहू और जुन सियो भी मिले। जयहू ने बताया कि आजिन कितनी बुरी हालत में है। वो रात रात भर डर के मारे कांपती है, लेकिन इस बार जून सियो ठंडा पड़ चुका था। तुम्हें उसकी पर्सनल लाइफ में इतना दखल नहीं देना चाहिए। ये सुनकर जेहू फट पड़ा और गुस्से से मेज पर हाथ मारकर वहां से चला गया। फिल्म सेट पर आजिन स्क्रिप्ट में हुए बदलाव देखकर भड़क गई। डायरेक्टर ने बताया कि इन्वेस्टर ने धमकी दी थी, स्क्रिप्ट बदलो वरना पैसा वापस। तनाव में उसने प्रॉप्स को देखा और उसे फिर हेल्यूसिनेशंस आने लगे। सीन शुरू होते ही उसे अपने को स्टार में अपना क्रूर बाप दिखने लगा। उस पर काबू खोकर उसने उसे धुन दिया, इतना कि वो बेहोश हो गया। दूर से ह्युक ये सब देखकर खुश होकर मुस्कुरा रहा था। और अगले दिन आजिन ने अपनी हद पार कर दी हुई स्क्रिप्ट के बारे में ह्युक से पूछा, लेकिन हमेशा की तरह ह्युक ने सब मैनिपुलेट कर दिया। ये सब तुम्हारे भले के लिए है, अगर बुरा लग रहा है तो इसे पनिशमेंट समझो। उसने बताया कि संघी वाले दिन आजिन ने जुन सियो को इमेजिनिंग किया था और अपने सारे पास्ट ट्रॉमा ह्युक को बता दिए थे। फिर उसने बेरहमी से आजिन को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। इसके बाद उसने जुन सियो को कॉल किया, आजिन को संभालो। जुन सियो तुरंत पहुंच गया। आजिन रोते हुए टूट गई। मैं ह्युक को खत्म कर दूंगी और उसकी जगह खुद बैठूंगी। हालत देखते हुए जुन सियो बोला, ये आदमी साइकोपैथ है। अपनी एक्स वाइफ को मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया था। लेकिन हार न मानने वाली आजिन फिर भी पागलों की तरह रोकर बोली, मैं खुद यहां से निकलूंगी। घर जाकर उसने अपना सीक्रेट फोन निकाला और जेहू को कॉल किया। रोते हुए बोली कि वो उसके पास क्यों नहीं है। जेहू ने कहा कि वो बस चाहता है कि आजिन थोड़ा स्टेबल हो, बस इतना हो जाए तो वो हर काम कर देगा। जस्ट गिव द कमांड। अगले दिन आजिन ह्युक के साथ स्वीट लंच कर रही थी और दूसरी तरफ जेहू उस आदमी को पकड़ने में लगा था जिसने उसके ऑफिस में बम लगाया था। उसने उसका रास्ता रोका और बोला, मुझे सब पता है, तेरे हाथ की कलाई पर क्रॉस टैटू है और तेरे पीछे जिसका नाम है वो मून ह्युक है। ये धमकी देकर वो चला गया। इधर हताश ह्युक को खबर मिली कि उसके राज बाहर आने लगे हैं।
उसने अपने गुंडों को आदेश दिया, जेहू को खत्म कर दो। रात को जेहू नूडल्स खा रहा था, तभी कैमरा में एक गैंग चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ता दिखा। वो बाल बाल बचा, लेकिन गुंडे उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। आखिर अकेले ही उनसे भिड़ गया। बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो उन सब के हाथों बुरी तरह घायल हो गया। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ अजिन ने अपनी फिल्म का एक सबसे क्रूर सीन पूरा किया। उसका दोस्त जेहू, जिसे इतना मारा गया था कि उसका चेहरा सूज चुका था और वो खड़े होने लायक भी नहीं था, फिर भी वो घसीटकर उस कैमरे तक जाने की कोशिश करता रहा जो उसने पहले से ही वहां छुपा कर रखा था। असल में उसे शुरू से अंदाजा था कि ह्युक के हाथों उसकी जान जा सकती है, इसलिए उसने पहले ही प्लान किया था कि कैमरा लगाकर ह्युक के गुंडों की सारी हरकतें रिकॉर्ड कर ले। शुरू से ही जेहू जानता था वो सिर्फ आजिन की गेम में एक पॉन है। मेरा फायदा उठाओ जितना चाहो, क्योंकि यही मैं चाहता हूं। लेकिन मौत के इतने करीब पहुंचकर भी जेहू के दिमाग में सिर्फ वही पल घूम रहे थे, वो पल जब वो अजीन को अपनी बाहों में पकड़ पाता था। उसके लिए वो अपनी जान भी दे देता। ह्युक के गुंडों ने जेहू को टॉप फ्लोर से नीचे फेंक दिया। ठीक उसी समय जून सेओ के फोन पर वो वीडियो भी पहुंच गया जिसमें जेहुओ को मारने की पूरी रिकॉर्डिंग थी। जून सेओ ने बार बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अब कोई जवाब नहीं मिला। जेहुओ के टूटे हुए शरीर को गुंडों ने बिना दया के एक बैरल में फेंक दिया। उधर आजिन अपनी लग्जरी हवेली में जेहुओ के फोन से आया ऑटोमेटिक मैसेज देख चुकी थी। उसे वीडियो खोलने की भी जरूरत नहीं थी। उसे पता चल गया था उसके दोस्त पर क्या गुजरी है। उसने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ बीप की आवाज आई। कितनी भी कोशिश करे, आजिन की आंखें लाल होने लगीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी एम्बिशन की वजह से उसका दोस्त अपनी जान दे देगा। उसे नहीं लगा था कि जेहू उसे इतना महत्व देता था। वो बाथरूम में छुप गई ताकि उसका टूटना किसी को दिखे नहीं। दूसरी तरफ जुनसेओ यकीन नहीं कर पा रहा था। वो सच देखने खुद गया। वो उस पुराने बोर्डिंग रूम पहुंचा जहां सिर्फ अंकल डुकांग की सूनी छाया बैठी थी। अंकल डुकांग को समझ आया कि जेहू ने जो कैमरे मुझसे इंस्टॉल्ड करवाए थे वो असल में उसकी खुद की मौत का सबूत बन गए। वो फूटकर रो पड़े और कहा, अगर मुझे पता होता मैं उसकी मदद कभी नहीं करता। उसने अपनी जान इतनी आसानी से क्यों दे दी। सीना जिन के कमरे में वापस लौटा। ह्युक उसके पास लेटा हुआ। आजिन असहज हो गई। वो चुपचाप उठकर चली गई। ह्युक भी उसके पीछे आया। डाइनिंग टेबल पर देखा, आजिन चाय पीते हुए बिल्कुल शांत बैठी थी। उसकी ये साइकोपैथ वाली शांति ह्युक को और डरा रही थी। तुम अकेले नहीं हो जो मुझे कॉर्नर कर सकते हो। ये कहकर आजिन ने ह्युक के अपराधों का वीडियो निकाल लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे गिराने वाली है, लेकिन वो सिर्फ धमकी दे रही, क्योंकि असली डर तभी लगता है जब किसी के पास सबूत हो। और फिर भी वो मुस्कुरा दे। ह्युक को हल्की चेतावनी देकर अजीन ने उसके गाल पर एक नकली किस किया। ह्युक की रीढ़ तक सिहर उठी। कुछ समय बाद जून सेओ ने अजिन को कॉल किया। वो जवाब चाहता था, कुछ इमोशन, लेकिन कुछ नहीं। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। जेहुओ की मौत भी उसके लिए सिर्फ एक टूल बनकर रह गई थी। क्या ये मेरी गलती है? किसे हक है मुझे जज करने का? ये सुनकर जून सेओ को लगा कि उसने अपना सच्चा दोस्त खो दिया, और शायद अपनी मोहब्बत भी। ये एंड है ना? कृपया कहो कि ये एंड है। आजिन, प्लीज सब कुछ रोक दो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी। जून सेओ टूट गया। उसने ह्युक को जाकर धमकी दी, आज इनको छुआ तो सबूत पब्लिक कर दूंगा। लेकिन ह्युक पहले से जानता था कि सिर्फ एक रिकॉर्डिंग से उसे गिराना आसान नहीं है। तभी जून सेओ ने दूसरा वीडियो दिखाया जिसमें ह्युक का असिस्टेंट भी वहीं था। अब केस पूरा हो गया था, लेकिन उसका असली टारगेट ह्युक नहीं, आजीन थी। आजीन को मैं रोकूंगा, तुम दूर से देखते रहना। वो उसे उस अंधेर से निकालना चाहता था जिसमें वो खुद डूब चुकी थी। लेकिन आजिन, वो तो अपनी एक्टिंग करियर के शिखर पर थी, स्क्रीन पर भी और असल जिंदगी में भी, हर रोल अपनी मर्जी से खेलते हुए। उसे अब जून सेओ के कॉल्स भी पसंद नहीं थे। मदद करनी है तो करो, वरना दखल मत दो। जून सेओ ने अपने चाइल्डहुड फोटो देखे, फिर उन्हें मरोड़ कर फेंक दिया, मानो उसने अपने पास्ट को ही फेंक दिया। और पहली बार वो अजिन को सपोर्ट नहीं कर पाया। उधर अजिन रेड कारपेट पर चमक रही थी। लाइट्स, चीयर्स, फ्लैशेस, वो पहले से भी ज्यादा रेडिएंट थी। उसे बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर पहुंची, स्क्रीन पर एक शॉकिंग प्रोग्राम चल पड़ा।
उसमें आजिन के सारे क्राइम्स, उसकी मैनिपुलेशंस, उसका कोल्ड ब्लडेड बिहेवियर, उसके दोस्तों की बर्बादी, सबके इंटरव्यू दिखाए गए। प्रोग्राम तेजी से वायरल हो गया। इधर आजिन अपने जीत की खुशी में स्टेज पर स्पीच दे रही थी और उधर पूरी दुनिया के सामने उसका सच सामने आ चुका था। ये सब जुनसियो की मेहनत थी। वो बस उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहता था। स्टेज से उतरते ही लोगों की नजरें उसे काट रही थीं। वो वीडियो तक पहुंची जिसमें जुनसियो उसे एक्सपोज कर रहा था। ब्यूटीफुल बट कोल्ड ब्लडेड, ऐसे कमेंट्स सुनकर वो वहीं जम गई। वो दौड़कर बाहर निकली, पार्टी ड्रेस में ही, और आखिरकार वो उस शख्स से मिली जिसे वो ढूंढ रही थी। जुनसियो, उसने कहा, मैंने सोचा था तुम बदलोगी अगर मैं इंतजार करूं। लेकिन अजीन तो अपने ट्रॉमा और ऑब्सेशन में ही फंसी रही। जुनसियो अब थक चुका था। उसने उम्र भर उसका इंतजार किया और बदले में उसे मर्सी तक नहीं मिली। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो फिर कोई और भी उम्मीद न करे। उसने स्टीयरिंग दाएं घुमा दिया और कार खाई में गिर गई। अगली सुबह कार में सिर्फ जुनसियो की बॉडी मिली। अहजिन भी कार में थी, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। असल में टक्कर के बाद दोनों कुछ देर जिंदा थे। अहजिन ने आखिरी दम तक भागने की कोशिश की। जुनसियो ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर सका और उस डीमन को आजाद होते हुए देखता रहा। वो कार से बाहर निकली और ऊपर की तरफ चढ़ती गई बिना पीछे मुड़े। अजिन ऊपर पहुंचकर आखिरी बार मुड़कर देखती है और मुस्कुरा देती है। उसे आखिरकार आजादी मिल गई थी। अब वो उस आखिरी बेड़ी से भी आजाद थी जिसे उसने नहीं तोड़ा था, और वो था जुनसियो से उसका रिश्ता। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था और इसी के साथ ये ड्रामा यही खत्म हो जाता है।